अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हारी तो पिया मैं तेरी आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है मलिहा चौधरी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ये कहानी है एक बेनाम नफरत करने वाली एक मगरूर लड़की की। ये कहानी है दिलों से मोहब्बत करने वाले एक शख्स की। ये कहानी है ज़िंदगी से भरपूर एक घराने की। ये कहानी है थोड़ी खुशियों की, थोड़ी आजमाइशों की। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी। बालों से पानी के कतरे टिप टिप गिर रहे थे। क्या समझते हैं खुद को, जैसे दुनिया में उनसे हसीन जमील कोई नहीं। अल्लाह करे वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। नहीं नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। वो बुड़बुड़ाते हुए अब हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही थी। सफ़ेद नरमो मुलायम सा चेहरा, जिस पर पानी के नन्हे नन्हे कतरे थे जो उसके नहाने का पता दे रहे थे। गुलाबी गुलाबी गाल, जब वो बोलती तो उन गालों में डिंपल पड़ता जो अभी गुस्से से तने हुए थे, और वो सामने वालों को अपनी तरफ माइल करने में पल भी ना लगाते। गोल पेशानी, खिंची हुई भवें जो अब फिलहाल अपने दुश्मन को कोसने में उसकी आंखों का साथ दे रही थीं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बड़ी बड़ी हैज़ल ग्रीन आंखें जो आसानी से किसी का भी कत्ल कर सकती थीं, और वो भी बिना चाकू छुरों के। मगरूर सतवा नाक जो थोड़ी सी ऊपर को उठी थी और उस पर गुस्सा था। सुर्ख याकूती होंठों पर, जिन पर ग्रीन आइज घोस्ट यानी अपने बचपन के दुश्मन को कोसने के अल्फाज जारी थे। यार अनुषे, कब तक रेडी होगी तुम? मानिया रूम में आकर बेजारी से बोली। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था उसको, लेकिन मजाल है मैडम, रेडी होकर दे रही हूँ, बस 10 मिनट। और वो आंखों पर लाइनर लगाते हुए बोली। क्या अभी भी 10 मिनट? यार देर हो रही है, तुम मजीद और देर करा रही हो। मानिया को गुस्सा ही तो आ गया था। तुम्हें पता भी है हमारे घर वाले इतने रात गए लड़कियों का घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। मानिया मादाम मिस परफेक्ट तो उसको लेक्चर देने ही शुरू हो गई थी। क्या हो गया यार, 10 मिनट ही तुम आगे हैं, वो उकताती हुई बोली। बस बहुत हो गया, अब जल्दी चलो, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मानिया ने उसके हाथ से लिपस्टिक छीनकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। अरे अरे मिस परफेक्ट, रुको तो सही, में अपना शोल्डर बैग तो ले लूं, वो मानिया से बोली। हाँ जल्दी से लो और चलो मेरे साथ, अभी तो फूफी जानी को भी मनाना है, जो कि बहुत मुश्किल है। मानिया ने बड़बड़ाते हुए उसकी कलाई छोड़ी थी। उसने भी जल्दी से अपना शोल्डर बैग उठाया और मानिया के साथ बाहर चली आई, जहां उसके और कज़न अनुषे पुल्टन का इंतजार कर रही थी। यार खालाजान, मान भी जाएं, कुछ ही देर की तो बात है, यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे हम। जरताशा मिस ड्रामा अपनी खाला की मिन्नतें करते हुए बोली। नहीं बेटा, इतनी रात गए, अकेली लड़कियों का घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। नहीं खाला जानी, इतनी रात कब हुई? अभी तो रात के 8 बजे हैं, हम 10 के करीब तक घर वापस आ जाएंगे। अब की बार नादिया मिस ब्यूटीफुल ने भी अपना हिस्सा डाला अपनी खाला जानी को मनाने में। हाँ ना खाला जानी, प्लीज़ मान जाइए ना, प्लीज़ 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 खाला जानी। शफक चिशमिश भी बोली। नहीं बेटा, मान लो, अगर मैं तुम सबको शादी में जाने की परमिशन दे भी दूं तो तुम सब जाओगी कैसे? शास्ता बेगम ने इन तीनों से पूछा। टैक्सी से, नादिया बोली। नहीं नहीं, मैं अकेली लड़कियों को इतनी रात गया टैक्सी में भेजने के हक में नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जाने दे सकती। शास्ता बेगम अभी भी अपनी बात पर कायम थी। एक काम करें खालाजान, आप हमारे साथ नुमान भाई को भेज दें। शफक ने अपना चश्मा दुरुस्त करते मिस ड्रामा के भाई नुमान को अपने साथ भेजने का मशवरा दिया। हाँ ये ठीक रहेगा। उन दोनों ने भी शफक की हाँ में हाँ मिलाई थी। बेटा, नुमान को आगा जान ने किसी काम से बाहर भेजा है, बल्कि हमदानी विला में आज कोई भी लड़का नहीं है, शास्ता बेगम ने इन तीनों को बताया था। और ये सुनकर तो उन तीनों का चेहरा ही लटक गया। नहीं, हम जरूर जाएंगे। अनुषे हॉट विच पीछे से बोलती हुई अपनी मामा शास्ता बेगम के पास आई थी। लेकिन कौन लेकर जाएगा हम सबको? शफक ने खुश होते हुए पूछा था। मैं लेकर जाऊंगी, लेकिन खाला जान तो टैक्सी में मना कर रही हैं अब की बार, मिस ब्यूटीफुल ने पूछा था। तो मैंने कब कहा कि मैं तुम लोगों को टैक्सी में लेकर जाऊंगी? उसने नादिया से पूछा था। यार हम सब कार से जाएंगे, क्योंकि मैं खुद कार ड्राइव करके तुम सबको ले जाऊंगी। शास्ता बेगम जो उसकी तकरार को सुन रही थी वो बोली। नहीं, तुम कहीं पर नहीं जाओगी समझी, पहली बार का नतीजा हम सबको अच्छे से याद है। अब जाओ तुम सब अपने अपने रूम में, मैं जाऊंगी, आखिर मेरी इकलौती दोस्त की शादी है। मामा, मैंने आपके कहने पर ही उसकी शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया, इसलिए कि आपने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन आज ज़रूर ही जाऊंगी। वो अब लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। अनुषे, मैंने कहा यहाँ पर कोई भी लड़का मौजूद नहीं है, वरना मैं कभी मना ना करती, और अगर तुम सब अकेली बाहर जाओगी तो आगा जान भी गुस्सा करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। शास्ता बेगम उसको प्यार से समझाने लगी थी। वो जानती थी उनकी ये बेटी कितनी हटेली है, उससे कोई भी बात कहो हमेशा उसका उल्टा ही करेगी। कोई फ़ायदा नहीं मामा समझाने का, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया है, मैं इस शादी में ज़रूर जाऊँगी। वो अब भी अपनी ज़िद पर अड़ी खड़ी थी, और वो चारों खड़ी उन माँ बेटी की लड़ाई को देख रही थी और इंजॉय भी कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी अनुषे हॉट विच से कोई नहीं जीत सकता है।
चाहे फिर उसके सामने दुनिया को कोई भी शख्स मौजूद हो। बकौल अनुशे के शफक, बेटा जाओ भाई को बुला लाओ। शायस्ता बेगम ने अपनी बेटी की हठधर्मी को देखते हुए शफक से कहा, हैं कौन भाई? खाला जानी, आपने तो अभी कहा था कि घर पे कोई लड़का नहीं है, अब ये मेरा नया भाई कहाँ से इजाद हो गया? शफक की जुबान में खुजली हुई। किसको बुलाया जा रहा है यहाँ पर? अनुशे बोली। किसको क्या भाई? तुम्हारे मिजाजी खुदा को बुलाया जा रहा है, मानिया तुरंत बोली थी। और अनुशे साहिबा का तो उसके जिक्र पर ही पारा 7वें आसमां पर चढ़ गया था। मामा आप उसे क्यों बुला रही हैं? उसने शाइस्ता बेगम की तरफ देखकर पूछा था। तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए। मामा अब कौन सी नई जिद शुरू हो गई? वो कुछ बोलती जब उसे अपने नज़दीक से आवाज़ आई थी। वो इस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानती थी। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई थी क्योंकि ये आवाज़ जरार हमदानी की थी। क्या कहा बेगम साहिबा? अब आवाज़ उसके कानों के बिल्कुल करीब से थी। वो पीछे पलटी, लेकिन हाय रे किस्मत, वो जैसे ही पलटी उसके सर आने वाले से टकराया था। आउच, दिखता नहीं क्या जो सर पर चढ़े आ रहे हो? वो सारी तमीज़ एक तरफ रखकर बदतमीज़ी से बोली। उसने जैसे ही नज़रें उठाई, 6 फुट 7 इंच लंबा कद, कसरती बदन, खड़ी पतली नाक, ग्रीन हेजल आंखें। वो बहुत खूबसूरत था, इतना कि कोई भी लड़की आसानी से उसकी हसीर हो सकती थी। वो एक पल के लिए तो अपनी जगह जामद रह गई थी क्योंकि मुखालिफ बहुत गुस्से में नज़र आ रहा था। वो जल्दी से वहाँ से थोड़ा पड़े हुई और फिर बोली, मैं बोल रही थी कि शैतान का नाम लिया और शैतान तुरंत हाजिर हो गया। वो भी अपने नाम की एक थी, बकौल मानिया के। और फिर सामने उसका बचपन का दुश्मन खड़ा था जिससे ना जाने उसको दुनिया जहां की बैरबंदी थी। इसलिए वो उसको चिढ़ाने के लिए बोली, लेकिन मुकाबले भी कोई नहीं। उसका शौहर बकौल अनुशे के ग्रीन आइज घोस्ट था। वो अनुशे की बात पर सरासा मुस्कुराया और अनुशे साहबा की उसकी मुस्कुरा ऐसी लगी कि जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। तो तुम? अस्सलाम वालेकुम फूफो जान। अब वो अनुशे को नज़रअंदाज करते शाइस्ता बेगम के आगे सर झुकाए बोला, वालेकुम सलाम बेटा। शाइस्ता बेगम ने उसके माथे पर बोसा देते जवाब दिया, कहीं जा रहे हो क्या तुम? उन्होंने सामने खड़े अपने दामाद भतीजे को देखा था। हाँ फूफो, ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, उसने अपनी फूफो के सवाल का जवाब दिया था। क्यों, खैरियत तो है फूफो? उसने गिनखियों से अनुशे को देखते हुए पूछा था। हाँ बेटा खैरियत है, शाइस्ता बेगम बोली थी। भाई मैं बताती हूँ, शफक बोली। भाई दरअसल अनुशे आपी की दोस्त की शादी है तो हम सब वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कोई ले जाने वाला नहीं। वो मुँह लटकाते हुए बोली, बस इतनी सी बात? इस बीच अनुशे कुछ नहीं बोली। हाँ जनाब को इतनी सी बात तो लगेगी ही, आखिर इस घर के सर चढ़े जो हैं। वो खुद से बुड़बुड़ाई थी जो पास खड़ी मानिया ने बखूबी सुना था और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इन सबको उनकी दोस्त के घर तक छोड़ दो। अरे फूफो, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात, बस आप हुक्म करें और आपका ये बेटा हाजिर। और फिर उन सब की तरफ देखते हुए हुक्म सादिर किया, मैं बाहर पोर्च में तुम सबका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आओ। ठीक है भाई, शफक खुश होते हुए बोली। और हाँ जल्दी करना, मेरे पास फालतू लोगों के लिए फालतू वक्त नहीं है। वो जाते जाते भी अनुशे पर टोंट करना नहीं भूला। मैं नहीं जा रही, तुम ही जाओ। वो उसके ताने पर चिढ़ ही तो गई थी। यार अनुशे, अब तुम ड्रामे ना करो, अब भाई रेडी है तो तुम जाने के लिए मना कर रही हो। मानिया को गुस्सा ही तो आ गया था उस पर, लेकिन वो गुस्से को बर्दाश्त करते बोली थी, हाँ आप ही चलो ना। देखिए भाई, हम सबका बाहर पोर्च में इंतजार कर रहे हैं, नादिया भी बोली, जो बहुत देर से चुप खड़ी सुन रही थी। वो जैसे तैसे करके तैयार हुई थी। अब वो सब गाड़ी में बैठ रही थी जब शफक आगे वाली सीट पर बैठ गई। पीछे आओ, मानिया ने शफक से कहा। माना कि तुम्हें कम दिखता है, लेकिन अल्लाह के शुक्र से अंधी नहीं हो जो तुम्हें दिखता नहीं, मिस ब्यूटीफुल ने चश्मे से कहा। मिस ब्यूटीफुल जी, आप थोड़ी देर के लिए मुझे अंधा ही तस्वुर कर लें, वो नादिया को मुंह चिढ़ाते हुए बोली। चश्मेश, सुना नहीं तुमने? अब की बार मिस ड्रामा अपना ड्रामा ऑन करते बोली, नहीं आपी, मैं तो जेरी भाई के साथ फ्रंट सीट पर ही बैठूंगी। नहीं शफक, ये अनुशे की सीट है, तुम पीछे आ जाओ। क्यों आऊँ? यहाँ पर क्या अनुशे आपी का नाम लिखा है जो मेरे बैठने पर पाबंदी है? जरार को शफक की बात पर हंसी आई थी और उसकी इस हंसी को अनुशे ने देख लिया था। वो पैर पटकती वहीं बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैरी नामे के साथ बैठने का। उसने कार में बैठकर दरवाज़ा बहुत जोर से बंद किया था। बेगम, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये कार मुझ गरीब की है, इसलिए तोड़ने फोड़ने से गुरेज करें। जरार ने ये बोलकर कार जुन से आगे बढ़ा ली थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी शादी हॉल के सामने रुकी थी। भाई वापस आते हुए हम सबको भी पिक कर लीजिएगा, शफक ने जरार से कहा था। ओके, 1 घंटे बाद मैं तुम सबको यहीं पर से पिक कर लूँगा, ठीक है? वो सब उतर कर चली गई थी, सिर्फ अनुशे के अलावा, क्योंकि वो हाई हील सैंडल जो पहने हुए थी तो उसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मोहतरमा बेगम साहिबा जी, उफ, हार्ट वेच जब चला नहीं जाता तो पहनती क्यों हो? ये तो वही वाली बात हो गई, कवा चला हंस की चाल, लेकिन अपनी ही भूल बैठा। वो फिर से अनुशे को जलाने में कामयाब हो गया था। वो वहाँ से पैर पटकती आगे बढ़ गई थी और जरार की नज़रों ने उसका दूर तक पीछा किया था। फिर वो वहाँ से चला गया। हमदानी विला
दिल्ली चांदनी चौक में एक बहुत बड़ा बंगला, जिसको हमदानी विला के नाम से जानते थे, वो बहुत बड़े रकबे पर फैला सफ़ेद संगमरमर का बंगला था, जिसके 3 फ्लोर थे। सामने दीवार के दरमियान में दाखिली दरवाज़ा था और दाएं बाएं बड़ी बड़ी शीशों से बनी दीवारें थीं, और दूसरी तीसरी मंजिल को दीवारों में शीशों की खिड़कियां थीं जो बालकनियों से नजर आ रही थीं। वो भी हमदानी विला की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थीं। सामने वाले सरसब्ज शादाब लॉन की घास धूप पड़ने से चमक रही थी। लॉन के अहाता करने वाली दीवारों के साथ सदाबहार दरख्त लगे हुए थे। कई मुलाजिम लॉन की देखभाल करने में मसरूफ थे। लॉन के वस्त में एक ऊंचा सफारा नस्ब था। दाएं तरफ पोर्च था, जिसका एक दरवाज़ा अंदर हमदानी विला में भी खुलता था और एक मेन गेट से होकर आता था। दाखिली गेट से शुरू होने वाली ड्राइववे फुआरे के पास से होकर पोर्च तक का सफ़र 1 मिनट का था। पोर्च में 3 गाड़ियां पहले से खड़ी थीं। चले अब आते हैं अंदर की तरफ। ग्लास डोर के खुलते ही एक बड़ा सा लाउंज था, जिसमें सोफे पड़े थे। लाउंज में से ही दूसरे पोर्शन के लिए सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। दाईं तरफ लाउंज से ही ग्लास डोर से डाइनिंग हॉल नज़र आता था, जबकि बाईं तरफ लॉबी थी। सारा इंटीरियर डार्क एंड लाइट गोल्डन रंग के इम्तजाज से बना था। फर्स्ट फ्लोर पर लॉबी से जुड़ा हुआ आगा जान का बहुत बड़ा सा कमरा था, जबकि सब बड़ों के रूम 2nd फ्लोर पर थे और हमारी यंग पार्टी के रूम 3rd पर थे। यार हॉटविच, कल हम लोग क्या पहनेंगे? जरताशा ने अनुषे से पूछा। बाहर लॉन में वो पांचों बैठी नोमी की बर्थडे पार्टी का प्लान बना रही थी। यार कुछ भी पहन लेंगे, कौन सा हमने अपने रिश्ते लगवाने हैं? अनुषे बेजारी से उसको देखते बोली थी। हाय, तुम्हें नहीं लगवाने, लेकिन मुझे तो लगवाना है। कसम से बहुत शौक है शादी का। कब मेरा शहजादा घोड़ी पर आएगा मुझको लेने? जरताशा मैडम उफ मिस ड्रामा अपना ड्रामा कंटिन्यू करते बोली। इतनी भी जल्दी क्या है ड्रामा आपी? अभी वेट कीजिए, क्योंकि आपके समझदार लड़का अर्शमील भाई अभी लंदन के सैर सपाटे कर रहे हैं। मिस ब्यूटीफुल हंसते बोली और फिर से अपना कहका लगाया। अब की बार चश्मश ने भी उसका साथ दिया था। ठीक तो है, कहीं से फिर भाई से पंगा तो नहीं ले लिया? मानिया उन सब की बातों को नज़रअंदाज करते फिक्रमंदी से उसके इस फीके से अंदाज को देखकर पूछा। नहीं मिस परफेक्ट, आज मेरा ना बिल्कुल भी बात करने को दिल नहीं कर रहा, अनुषे ने मानिया को बताया। और वो क्यों? बस यार पता नहीं, वो आसमान को देखते बोली। मुझे पता है आप ही को बात करना क्यों अच्छा नहीं लग रहा। जरताशा अपनी टांग अड़ाते दरमियान में कूद पड़ी थी। सबने उसकी तरफ उलझी नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हूँ कि क्यों? क्योंकि हार्टविच को ना भाई से मोहब्बत हो गई है। जरताशा शर्माने की एक्टिंग करते बोली थी और उसकी बात पर तो अनुषे को गुस्सा ही आ गया था। मुझे, और वो भी ग्रीन आइज घोस्ट से मोहब्बत, वो चिल्लाते बोली और फिर मिस ड्रामा की तरफ गुस्से से देखा। ड्रामा इंडस्ट्रीज़ की बच्ची, आज तो तुम मुझसे बचकर दिखाओ। बड़ी न्यूज़ आती है ना तुम्हारे पास, ये मोहब्बत की, आज मैं निकालती हूँ। वो ये कहती जरताशा के पीछे चप्पल लेकर भागी थी। अब नज़ारा ये था कि ड्रामा आगे आगे और अनुषे पीछे पीछे, और ना जाने कब तक ये चलना था। चश्मिश अपना चश्मा दुरुस्त करते नफ़ी में सर लाते वहाँ से उठ गई थी, क्योंकि कोई जेरी भाई के बारे में कुछ कहे तो शफक मैडम को बहुत गुस्सा आता था और वो वहाँ से उठकर जेरी यानी अपने जरार भाई के रूम की तरफ चल दी। जरार हमदानी विला का सबसे होनहार बेटा था। लंबा कद, चौड़ा सीना, वजीह जिस्म, गोरी रंगत, हैजल ग्रीन आंखें। वो 28 साल का एक मजबूत नौजवान था। चलता तो ऐसे लगता जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। एक दुनिया उस पर जान देने को तैयार थी, लेकिन वो जिस पर जान देने को तैयार था वो उसको देखना तक पसंद नहीं करती थी। ना जाने वो जरार हमदानी से कौन सी सदी की दुश्मनी निभा रही थी, जो उसकी दुश्मनी जरार हमदानी को देखते अपना जोर पकड़ लेती थी। मोहब्बत नहीं इश्क क्या है हमने, मोहब्बत नहीं इश्क किया है हमने, जिस्मों से नहीं रूह से किया है। वो चेयर पर बैठा बंद आंखें किए आगे पीछे हिल रहा था और साथ ही साथ अनुषे के रवैये को भी सोच रहा था जब उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। चेयर एक पल के लिए थमी थी और फिर से हिलना शुरू हो गई। एक बार फिर दरवाज़ा नॉक हुआ। टिक टिक, आ जाए, उसने बगैर आंखें खुले आने वाले को इजाज़त दी। दरवाज़ा खुला था चिरिर की आवाज़ से और कोई अंदर आया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, आने वाले ने सलाम किया। आवाज़ पर जरार हमदानी ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखा। वालेकुम सलाम शाफ़ी गुड़िया, जरार प्यार से शफक को शाफ़ी कहता था। वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। शफक अब जरार के सामने सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ गुड़िया, कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? जरार ने सामने बैठी शफक से फिक्रमंदी से पूछा था। हाँ भाई सब ठीक है, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, शफक ने जरार के चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं गुड़िया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना, जरार ने अपनी नज़रों को चुराते शफक से कहा था। तो फिर भाई आप हम सबके साथ क्यों नहीं बैठते? मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप हम सबको जैसे भूल गए हैं। ना तो आप हमारे साथ बैठते हैं और रात में आप बहुत देर से हमदानी विला आने लगे हैं। अगर कुछ बात है तो अपनी छोटी बहन को बताइए ना। अगर आप अनुषे आपी की वजह से परेशान हैं तो मैं बात करती हूँ आपी से।
शफक ने बहुत होशियारी से जरार से कहा था। जरार तो अपने सामने बैठी अपनी छोटी बहन को देखता ही रह गया था। शफक जुबैर इब्राहिम, काली काली मोटी आंखें जिन पर चश्मे का पहरा था, घुंघराले बाल, पतली सी 5 फुट 4 इंच लंबी वो मासूम सी लड़की जो जरार की फुफो समीना बेगम की एक लौती बेटी थी। उम्र में वो अभी 17 साल की थी, लेकिन बात वो अपनी उम्र से बड़ी बड़ी करती थी। जरार हमदानी से वो बहुत अटैच थी, इतनी कि जरार की खुद की बहन मानिया भी नहीं थी। भाई ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं गुड़िया, बस ये देख रहा हूँ कि हमारी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है और अपने भाई को बहुत अच्छे से जानने लगी है। उसकी बात पर शफक खुलकर मुस्कुरा दी थी। भाई बस देखने, लेकिन हाँ कभी घमंड नहीं किया, अनुशे आपी की तरह। आखिर में वो अनुशे को मगरूर कह गई थी। बाहर से गुजरती अनुशे ने बहुत अच्छे से सुना था। वो गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई। आखिर को वो अनुशे थी, अपनी बुराई कैसे सुन सकती थी? इसलिए अपनी बेइज्जती का बदला उधार रखा था उसने और अपने रूम में आकर आईने के सामने खड़ी होते बोली, देखना चश्मिश मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। वो अपने बदले का प्लान तैयार करते बोली और मन ही मन में मुस्कुरा दी थी। भाई मैं चलती हूँ, कल मेरा टेस्ट है तो उसकी भी तैयारी करनी है, शफक खड़ी होते बोली और जाने लगी। भाई कल नुमान का बर्थडे है तो वो हम सबको बर्थडे पार्टी देने के बाद मूवी दिखाने लेकर जा रहा है, आप रेडी रहना। शफक पलटी कुछ याद आने पर जरार को कहा था और वहां से चली गई थी। अगले दिन सुबह सब यंग पार्टी नुमान का सर खा रही थी। नहीं नहीं नोमी, तुम्हें हम सबको मूवी दिखाने के लिए मूवी पैलेस लेकर जाना पड़ेगा। अगर तुम हम सबको नहीं लेकर गए तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, अनुशे नुमान को वार्निंग देते बोली। नहीं लेकर जा रहा मैं, बोलो क्या कर लोगी तुम मेरा? नुमान अनुशे बीबी के रोज रोज की धमकियों से तंग आते बोला। देख लो फिर मुझे मत कहना, अनुशे ने आखिरी बार कहा था। हाँ हाँ शौक से करो, मैं नहीं जा रहा। नुमान बोला ठीक है मैं जा रही हूँ तुम्हारी जेरी भाई को बताने तुम क्या गुल अफशानी करते फिरते हो। अनुशे ने एक अदा से अपने बालों को झटका था और आंखों को मटकाते बोली। नुमान को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अनुशे ऐसा कुछ भी कर सकती है और उसको पता कहाँ से चला कि कौन सी गुल अफशानी। अब नुमान साहब की आवाज़ लड़खड़ाई थी। वही जो तुम रोज़ करते हो, अनुशे ने उसके कान में झुकते कहा और सब खड़े उन दोनों की तरफ उलझी नज़रों से देख रहे थे, जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हों आखिर ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं आपस में। नुमान जानता था ये अनुशे है, अनुशे जो जरार से भी नहीं डरती। उसको लगा कि अगर उसने मूवी पैलेस लेकर जाने में उन सबको हामी नहीं भरी तो कहीं सच में ही ना बता दे वो जरार को। अरे अरे मेरी छोटी बहन क्यों इतना हाइपर हो रही हो? वो मस्का लगाते बोला। आप हमको कुछ हुक्म करें और हम उसकी तामील ना करें, कभी ऐसा हुआ है क्या? मैं नुमान ईशा इब्राहिम आज तुम सबको अपनी बर्थडे की खुशी में आप सबको मूवी दिखाने के लिए मूवी पैलेस लेकर जाऊंगा। अब खुश? आखिरी बात उसने अनुशे की तरफ घुरते कही थी। और हाँ हाँ बहुत खुश है। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? अनुशे ने सबकी तरफ देखते उन सबसे पूछा था। सबने खुश होते हुए अनुशे की हाँ में हाँ मिलाई थी। वैसे अनुशे यार भाई हम सबको नहीं जाने देंगे। मानिया अनुशे के हाँ में हाँ मिलाते परेशानी से बोली। हाँ ये तुमने सही कहा, तुम्हारे इस खड़ूस भाई को हमारी खुशी अच्छी नहीं लगती, इसलिए कोई अपनी टांग अड़ाए या ना अड़ाए, लेकिन उन मुसीबत जनाब को अपनी टांग अड़ानी जरूर होती है। वो खिचखिचाते हुए बोली और फिर कनखियों से नुमान की तरफ देखा। एक बात बताओ तुम सब, आज बर्थडे किसका है? सबने नुमान की तरफ इशारा करते एक साथ बुलंद आवाज में बोले थे। नुमान। और पार्टी कौन दे रहा है? नुमान। और मूवी पैलेस मूवी दिखाने कौन लेकर जा रहा है? नुमान। लेकिन आप ही आप पूछ क्यों रही हैं, जबकि ये तो आप भी जानती हैं। नादिया ने अनुशे की तरफ देखते उलझन से पूछा था। वैसे ब्यूटीफुल हो तुम, लेकिन अकल नाम की कोई शय नहीं तुम में। शफक ने उस पर तंज किया। हाँ तुम में तो बहुत कूट कूट कर भरी है ना अकल, नादिया उसको घूरते बोली। इन दोनों की बात को अनुशे नज़रअंदाज करती नुमान की तरफ पलटी और बोली, नुमान साहब जी आप जब ये सब कुछ कर ही रहे हैं तो ये छोटा सा काम भी आप ही अंजाम तक पहुंचाएंगे। नुमान ने नासमझी से अनुशे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कौन सा काम? यानी कि तुम जरार नामी मुसीबत से इजाज़त लोगे, क्योंकि आज का दिन तुम्हारा है और आपका फ़र्ज़ बनता है हम सबको खुश करना, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं उस मुसीबत के साथ पंगा लेने का। वो जरार के नाम पर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, जैसे उसने कड़वे करेले खा लिए हों। उसकी बात पर नुमान का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। मुंह बंद करो अपना, मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोली, बस इस मुसीबत से इजाज़त को ही तो कहा है। इजाज़त? एक काम करो, ये लो चाकू और मुझे केक की तरह काट डालो। मैं तुम्हारे हाथों से कत्ल होना पसंद करूंगा, लेकिन जेरी भाई के हाथों जलील होना गवारा नहीं। नुमान उसको चाकू देते बोला, बस बस इतनी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। और तुम सोच लो, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर? वो अभी बोल रही थी जब उसको नुमान कुछ बुड़बुड़ाता नजर आया। कभी कभी तो दिल करता है मैं तुम्हें फ्राई करके खा जाऊं, नुमान बुड़बुड़ाया था। क्या कहा? अनुशे उसको घूरते बोली। नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। नुमान मुंह लटकाते बोला, कोशिश नहीं, इजाज़त लेकर ही अपनी शक्ल दिखाना। हम सब शाम 7 बजे तक रेडी रहेंगे, जब तक तुम इजाज़त ले लेना। वो बोली और फिर सबकी तरफ देखा जो नुमान की शक्ल को देख अपनी हंसी रोकने की कोशिश में थी।
अपने मुंह बंद करो सब। नुमान गुस्से से सबको कहता वहां से वॉकआउट कर गया था। पीछे सब हंसी से लुटपुट हो रहे थे। वाह कमाल कर दिया अनुषे बीबी तुमने तो, सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अरमान अनुषे को मस्का लगाते बोला। हाँ हूँ, इसमें कोई शक? अनुषे ने अरमान की तरफ देखा। नहीं, हमारी क्या मजाल जो हम आप पर शक करें। जो काम नहीं कर सकता वो तुम बड़ी आसानी से कर देती हो। मैं तो तुम्हारा फैन ही हो गया। अब वो उसको चिढ़ाने लगा था। जरूरी कोई काम होगा तभी इतने मस्के लगाए जा रहे हैं। नादिया मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते बोली। अरे जाओ मिस ब्यूटीफुल बीबी, तुम जेलिस होती हो इसीलिए ये बोल रही हो। और मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें अनुषे के दिमाग पर शक है कि वो होशियार नहीं है बल्कि बेवकूफ़ है, वो भी बहुत बड़ी। अरमान अपनी आंख छोटी करने की एक्टिंग करते नादिया पर सारा बोझ डाला। अनुषे ने गुस्से से अरमान की तरफ देखा। अनुषे ये मैं नहीं, ये नादिया का कहना है। और बेचारी नादिया तो अरमान के इल्ज़ाम पर उसको हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात से घुरने लगी। आप ये झूठ बोल रहा है, बल्कि मेरी आड़ में यही आपको बोल रहा है। देखो कैसे कैसे हंस रहा है। वो अनुषे को दलाइल पेश करती अरमान की हरकतों से भी आगाह कर रही थी, लेकिन वो भी अनुषे थी, सदा की होशियार, बकौल जिरार के होशियारों वाली पागल। नहीं, अब तुमने मुझ बेचारे पर खुलेआम इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो ओवर एक्टिंग करते बोला। ओह बीबी, कुछ तो खुदा का खौफ करो, क्यों मुझ मासूम पर इल्ज़ाम लगा रही हो? अनुषे तुम ही बताओ, कभी मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं ना। अच्छा मैं चलता हूँ, मम्मा ने मुझे कुछ काम बताया था, वो भी करना है। अरमान ये बोलकर नहीं ये ड्रामा करता वहाँ से चला गया था और साथ ही साथ नादिया को मुँह चढ़ाना नहीं भूला। और अनुषे एक नाराज़गी भरी नज़र नादिया पर डालते वहाँ से चली गई। जैसे बोल रही हो नादिया तुमने अच्छा नहीं किया, ये बोलकर। और बेचारी नादिया बिन वजह के ही अनुषे की नज़रों में गिर गई थी। अरमान के बच्चे अब तुम बच कर दिखाओ, बड़े हैंडसम बनते फिरते हो ना, आज निकालती हूँ तुम्हारी सारी खूबसूरती। बहुत एक दूसरे की लगानी आती है ना। वो खुद से अहद करती वहाँ से चल दी, बल्कि ये कहना अच्छा होगा वहाँ से पैर पटकती चली गई थी। और बाकी के लोग तो वहाँ से पहले ही चले गए थे। शाम के साए लहरा रहे थे। सूरज दूर अफक पर गरूब होने की तैयारियों में था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। ऐसे में हमदानी विला में सब बड़े खानों की तैयारियों में किचन में घुसे थे और हमारी पलटन यानी मानिया, जरताशा, नादिया, शफक और अरमान और हमारे बेचारे नुमान साहब अनुषे के 6 लोगों की पलटन बालकनी में खड़ी 2 लोगों का इंतजार कर रही थी। और पता है वो 2 लोग कौन कौन हैं? एक तो हमारे जैरी भाई जरार हमदानी और दूसरा उनकी जौजा मोहतरमा अनुषे जरार हमदानी। यार ये अनुषे कहाँ पर रह गई? एक काम करो चश्मिश, तुम जरार भाई को बुला कर लाओ और मैं अनुषे को देखती हूँ, मानिया ने शफक से कहा और ख़ुद अनुषे को बुलाने चली गई। और शफक जरार को बुलाने के लिए चल दी और वो सब उन दोनों का इंतज़ार करने लगे। भाई चलें, आपका सब बाहर टेरेस पर इंतज़ार कर रहे हैं। शफक जरार के कमरे में आते बोली। जरार जो अभी भी ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था। क्यों गुड़िया, मेरा इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? जरार ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाते बोला। भाई मैंने आपको कल बताया था ना, शफक ने याद दिलाना चाहा। अरे हाँ गुड़िया, वो याद करते बोला। चलो भाई। और वो दोनों टेरेस पर जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकल गए। अरे यार अनुषे, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें हम सबको इंतज़ार करवाना अच्छा लगता है क्या? मानिया गुस्से से बोलती अनुषे की तरफ देखा और फिर बोली, हर बार तुम्हारे बुलाने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आता है, तो मैंने कहा था कि तुम मुझे बुलाने आओ। और तुम्हें पता है मैं तुम सबसे मुख्तलिफ हूँ और फिर हीरोइन हूँ, इसलिए तुम सबका फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरा इंतज़ार करो। आखिर को भाई हमारा भी एक अपना नाम है। वो एक अदा से मानिया की तरफ देखते बोली। हीरोइन? और वो भी तुम कहीं हो ही ना जाओ। मानिया उसकी बात पर हंसते बोली। अनुषे ने मानिया को घुरी से नवाजा था। अच्छा सॉरी। मानिया जल्दी से बोली, कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए। अच्छा चलो मेरे साथ, तुम्हारा नहीं हीरोइन का वेट किया जा रहा है। मानिया हंसती बोली, जिस पर अनुषे भी मुस्कुरा दी थी। तुम चलो और नुमान से बोलो वो केक कट करे, मैं आती हूँ। मानिया वहाँ से चली गई थी और अनुषे बीबी अपनी तैयारियों में मशगूल हो गई। भई उसको मूवी पैलेस जाना था, वो सो गई थी इसलिए उसको देर हो गई थी। वो ड्रेसिंग रूम में चली गई ड्रेस लेने के लिए। अब उसका इरादा शावर लेने का था। मगरिब का वक्त, ढलती शाम, लहराती हवाएं। इस वक्त सब यंग पार्टी टेरेस पर मौजूद थी सवाए अनुषे बीबी। नुमान ने केक काट दिया था। अब फोटो का दौर चला। भाई के एक फ़ोटो मेरे साथ भी। शफक जरार के साथ खड़े होते बोली। हाँ गुड़िया क्यों नहीं। जरार उसके साथ फ़ोटो बनवाने लगा। जब अनुषे बीबी की एंट्री हुई जरार की नज़र गई और पलटना भूल गई थी। अनुषे ने काले रंग की जीन्स और उस पर लाल रंग का घुटनों तक थोड़ा ऊपर आता कमीज़ पहन रखा था। नीचे काले रंग की हाई हील पहन रखी थी। सफ़ेद नरमो मुलायम सा चेहरे के गुलाबी गाल, जिन पर डिम्पल थे, ऐसे लगते थे जैसे बर्फ़ के मुजस्मे में गुलाबी रंग की आमिज़िश हो। और उन पर छोटा सा गढ़ा, गोल पेशानी, खींची हुई भवें, बड़ी बड़ी कटोरा सी ग्रीन हेज़ल आँखें जिन पर घनी पलकों की बाढ़ थी, गुलाबी गालों पर साया फगन होते हुए उसके हुस्न को मजीद निखार दी। मगरूर सुतवा नाक जो नीचे से थोड़ी ऊपर उठी हुई थी,
सुर्ख याकूती होंठों पर दिलकश सा तबस्सुम था। ब्राउन रंग के लंबे घने कमर से नीचे आते तक बाल जो नीचे से कर्ल हुए थे, जो इस वक्त उसके चेहरे के अतराफ से होकर कुछ शानों और कुछ कमर पर बिखरे हुए थे। नोखेस और खूबसूरत जिस्म किसी कांच की गुड़िया से मिलता था। बिलाशुबा वो हुस्न की आला शाहकार थी। भाई थोड़ा सा मुस्कुराए। शफक अपने पोज बनाते जरार से बोली। जरार ने अनुशे पर से नजर हटाई और अपने फोटो बनवाने लगा था। शफक के कंधों पर हाथ रखे वो फोटो बनवा रहा था। अनुशे ने ये सब देखा तो उसके तन बदन में आग के शोले भड़क उठे थे। जहां उसके होंठों पर तबस्सुम था, अब वहां गुस्से ने ले ली थी। ये क्या हो रहा है? वो अपने गुस्से को दबाते बोली, वरना दिल तो उसका ऐसा कर रहा था कि शफक और जरार को दोनों को ही टेरेस से नीचे उठाकर फेंक दे। कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा इंतजार, अरमान ने अनुशे के पास जाकर कहा था। अच्छा, लेकिन लगता तो नहीं। वो शफक और जरार की तरफ देखते बोली। जरार जो फोटो बनवा रहा था एक पल को रुका और फिर नादिया की तरफ देखते बोला, तुम नहीं बनवा रही फोटो? नादिया ने पहले अनुशे की तरफ देखा और फिर जरार की तरफ देखती गर्दन नामे हिला दी। ओ जनाब, अगर इतना ही फोटो बनवाने का शौक है तो ये शौक आप और कहीं जाकर करें, लेकिन यहाँ पर करने की क्या ज़रूरत है? वो तड़कते हुए बोली। शफी, कहीं से जलने की बू आ रही है, तुम्हें भी आ रही है क्या? जरार शरारत से अनुशे को देखते हुए बोला था और अनुशे बीबी के सर पे लगी तलवे पे बुझी। खुशफहमी है। देखो जनाब की मैं यानी अनुशे खलील जेलस हो रही हूँ, वो भी आपसे। हो ही ना जाऊँ। वैसे ये खुशफहमी आपकी बहुत गलत है, क्योंकि मैं जेलस नहीं हो रही। और कौन सा आप में सुर्खाब के पर लगे हैं जो मैं आपसे मोहब्बत करने लग जाऊंगी? नेवर, कभी भी नहीं। अगर आप दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए ना तो भी मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नफरत है आपसे, आपकी शक्ल से, आपकी हर उस चीज़ से जो आप इस्तेमाल में लाते हैं। समझे? शक्ल देखिए आपने अपनी, कभी ध्यान से देखना, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं आपकी शक्ल पर तबसरे करने का। वो जरार का मजाक बनाते बोली। जरार हमदानी जिसके सामने किसी की भी ज़बान नहीं खुलती थी, और ये सामने खड़ी मासूम सी शक्ल की दिखने वाली लड़की उस पर तंज और तजलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, और वो खामोशी से उसके हर तंज पर सुन लेता था। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी थी। सबके सामने जरार हमदानी जैसे 6 फुट 7 इंच लंबे नौजवान की बेइज्जती कर डाली थी, और वो भी जब सारे कज़न यहाँ मौजूद थी। अच्छा तो ठीक है, ये जो कैंची की तरह तुम्हारी ज़ुबान और घोड़े की तरह ये तुम्हारा दिमाग दौड़ता है ना, अगर मैंने भी इनकी लगाम ना खींची तो मेरा नाम भी जरार हमदानी नहीं। और उसके जल्द होने का इंतजार करें। वो गुस्से से ये कहता वहां से चला गया, और बेचारी यंग पार्टी तो बस देखती और सोचती रहेगी कि आखिर हुआ क्या है। और वो गुस्से से जाने लगी थी तब नुमान ने उसको रोका और फिर बोला था, यार अनुशे, अब कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो गुस्से को, चलो हम मूवी पैलेस चलते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। वो गुस्से से तनफन करती बोली थी। तुम अपना मूड क्यों खराब करती हो? भाई तो ऐसे ही है, नुमान बोला। और फिर से, हाँ अनुशे ये ठीक बोल रही है, क्यों सर दर्द करती हो एक शख्स के लिए, वो भी ऐसे के लिए जिनकी खुद को नहीं पता कि मुस्कुराहट क्या होती है। अब की बार अरमान ने भी अपना हिस्सा डाला था। तुम ये क्या बोल रहे हो? दिमाग तो सेंटर में है ना। भाई के बारे में तुम्हें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते शर्म नहीं आती? शफक ने अरमान को शर्म दिलाने की कोशिश की थी। वो तो मैंने बचपन में ही बेच डाली थी। और चश्मिश तुम तो बोलो ही मत, क्योंकि तुम जैरी भाई की चमची हो, समझी? इतना अच्छा मूड था बेचारी अनुशे का, और तुम्हारे जैरे भाई ने सारा खाक में डाल दिया। अरमान ऐसे बोल रहा था जैसे उसको अनुशे की बहुत परवाह है, और फिर उसको भी तो जैरी भाई से बहुत इख्तलाफ है, क्योंकि जरार उसको कोई ना कोई वजह पर टोकता रहता था। बकौल अरमान के बिन वजह ही डांटते रहते हैं, और इससे अच्छा मौका तो उसके लिए कहाँ आना था। अब फिलहाल वो अनुशे को शांत करवा रहा था। आखिर को भी उसको मूवी देखने जाना था, और बाद में उसको अनुशे के साथ मिलकर अपने हर गम का बदला लेना था, वो भी जरार हमदानी से। नहीं नहीं, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा गम है जो अरमान को जेरी ने दिया है, तो भाई उसका भी मेरे पास इलाज है, लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा भाई। अगर अभी पता चल गया तो मज़ा किस बात का, तो थोड़ा इंतज़ार करें। तो चलते हैं अनुशे की दुख भरी दास्तान की तरफ। अरमान, वैसे तुम बहुत मतलबी हो, मुझे पता है ये मनाने का जो ड्रामा तुम कर रहे हो ना, ज़रूर इसमें तुम्हारा कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अब की बार नादिया बोले बिना ना रह सकी, क्योंकि वो अरमान की रग रग से वाकिफ़ थी। ओह बीबी, तुम्हें ज़रूरी होता है क्या जब भी बोलूँ तभी तुम भी मेरी बात काटने का भूत चढ़ जाता है? तुम अपने काम से काम रखा करो। अरमान, नादिया की ये पेशकश एकांक ना भाई थी। अरमान ने नादिया की तरफ घूरते हुए कहा था, अच्छा अच्छा, अब तुम लोग लड़ना मत शुरू हो जाना, ये कम था जो तुम लोगों की भी कमी रह गई थी। और अनुशे, छोड़ो यार, क्यों गुस्सा करती हो? ये तो तुम और तुम्हारे हीरो साहब का रोज़ का शेड्यूल है, फिर गुस्सा किस बात का? एक काम करना, ये गुस्सा बात के लिए संभाल कर रख लो और अपना मूड ठीक करो। चलो हमारे साथ। बेचारे नुमान के इतने पैसे लग गए हैं टिकट में, अब उसको जाने तो मत दो भाई। मानिया जो इतनी देर से चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुन रही थी, नहीं बल्कि लड़ाई देख रही थी, वो अनुशे को समझाते बोली थी,
जरताशा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी और अनुशे साहिबा अपना गुस्सा और दिन के लिए रखती सबके साथ मूवी पैलेस जाने के लिए तैयार थी। आखिर वो एक शख्स के लिए अपना इतना वक्त लगाई हुई तैयारी को बर्बाद थोड़ी ना जाने देती। वो सब अब मूवी पैलेस जाने के लिए गाड़ी में बैठे और फुल आवाज़ में गाने लगाए और जिनसे गाड़ी दौड़ाते हुए मूवी पैलेस के लिए रवाना हो गए थे एक खुशगवार रात गुजारने के लिए। दिन यूं ही अपनी रफ्तार से बीत रहे थे। रमज़ानुल मुबारक के 2 दिन बाकी थे शुरू होने में और फिर रमज़ान की इतनी सारी तैयारियां। उफ, अल्लाह खैर करे। वो अप्रैल की एक उदास शाम थी। सूरज उफक पर गुरूब हो रहा था और उसकी नारंगी किरणें आसमान पर बिखरी पड़ी थीं। रात का अंधेरा उन्हें अपनी लपेट में ले रहा था। ऐसे में वो बाहर लाउंज से जो दरवाज़ा गार्डन में खुलता था वहाँ घुटनों में सर दिए दूर उफक को घूरने में मसरूफ थी। पीले रंग की टॉप और उस पर सफ़ेद ट्राउज़र पहने, गले में सफ़ेदी दुपट्टा डाले, बालों को ढीला सा जूड़ा बनाए जिसमें से कुछ आवारा लटें उसकी गोल पेशानी पर बार बार आकर परेशान कर रही थीं और वो उनको बार बार ही कानों के पीछे उड़सती आने वाले दिनों के बारे में सोच रही थी। या अल्लाह, मैं रमज़ान कैसे रखूँगी? उफ, अब से ही इतनी गर्मी, ना जाने रमज़ान में क्या हाल होगा मेरा। वो खुद से बुड़बुड़ाती आसमां को देख रही थी। हॉट विच, कहाँ हो भाई? अरमान उसको आवाज़ देता वहीं पर आ गया जहाँ अनुशे बैठी हुई थी। यार, तुम यहाँ पर बैठी हो और वहाँ आगा जान के कमरे में सब बड़ों की महफिल जमी हुई है। अरमान उसके बराबर में बैठते उसको बता रहा था। अनुशे ने एक नज़र अरमान को देखा और फिर से आसमां की तरफ देखने लगी जैसे बोल रही है, मुझे तुम्हारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। पूछोगी नहीं कि क्यों लगी है महफिल? अरमान ने पूछा था। अब तुम जब तक नहीं बताओगे चैन तो तुम्हें आने से रहा। जल्दी भौंको और अपना रास्ता पकड़ो। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते बोली थी। वो तो है, लेकिन रास्ता मुझे नहीं, अब तुम पकड़ोगी और वो भी आगाजान के कमरे का, क्योंकि जो न्यूज़ मैं लाया हूँ ना वो तुम्हारी दुनिया को हिला डालेगी। वो हंसता हुआ अनुशे को बता रहा था और साथ ही साथ डरा भी रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, और ऐसी कौन सी न्यूज़ है भाई? वो न्यूज़ ना हो कोई भूकंप हुआ, वो उसको घूरते हुए बोली थी। वैसे सच बताऊं अनुशे, वो न्यूज़ तुम्हारे लिए भूकंप से भी कम नहीं है। अपनी बात कहकर वो हंसा था। अरमान के बच्चे, दांत फाड़ना बंद करो और अपनी बात नहीं अपनी न्यूज़ भौंको, समझे? अब की बार अनुशे का गुस्सा आसमां पर ही पहुंच गया था। हाँ हाँ, बता रहा हूँ भाई, गुस्सा क्यों होती हो? वो अपने दांतों की नुमाइश बंद करते बोला और उसको देखते कहना शुरू हुआ। तो सुनो, सबसे बड़े इसलिए आगा जान के रूम में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सबके मज़े आने वाले हैं। वो बात को दरमियान में ही रोकते खुशी से चिल्लाते हुए बोला और अनुशे ने उसको मारने के लिए अपनी चप्पल निकाली थी। ब्रेक तो अरमान को जब लगी जब उसने अनुशे के हाथ में चप्पल देखी थी। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, और वो भी डिटेल से। वो बैठते हुए बोला और बताने लगा, तुम्हें याद है उन आंटी का जो जाफर भाई की शादी में मानिया के आगे पीछे बार बार चक्कर पर चक्कर लगा रही थी? उसने अनुशे को याद दिलाने की कोशिश की थी। हाँ, तो वो खड़ते हुए बोली, तो ये कि उन लोगों को हमारी मिस परफेक्ट पसंद आ गई है और उन्होंने अपने बेटे जो आजकल लंदन में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है उसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और तुम्हें पता है आगा जान ने रिश्ता पक्का भी कर दिया और शादी की तारीख भी दे दी उन लोगों को, और शादी ईद के 2 दिन बाद की रखी गई है। वो खुश होते हुए बोला था। लेकिन ये अनुशे के लिए एक शॉक से कम नहीं था। और हाँ, उस दिन तुम्हारी भी रुखसती की तारीख रखी गई है। अरमान ने उसके सर पर एक और धमाका किया था और सच में ही ये धमाका के अनुशे की दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी था। क्या? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पड़ोसी भी जाग जाए। अरमान अपनी जगह से खड़े होते बोला, यार अनुशे मरवाओगी क्या? ऐसा से नहीं बोल सकती। तुम्हें किसने बताया? अब अनुशे की आवाज़ लड़खड़ाई। किसने क्या मतलब? मैं ये अपने इन गुनाहगार कानों से सुनकर आया हूँ। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते बोली थी और फिर वहाँ से सरपट भागी थी आगा जान के कमरे की तरफ, जहाँ सारी पलटन आगा जान के कमरे के बाहर कान लगाए खड़ी थी, सवाए मानिया और नुमान के, क्योंकि मानिया और नुमान के लिए ये न्यूज़ एक धमाके से कम नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी। वो भी कान लगाकर अंदर किए जाने वाले फैसले को सुनने लगी, जहाँ उनकी ज़िंदगी तबाह करने के फैसले लिए जा रहे थे। ऐसा अनुशे मादाम का सोचना था। हमदानी विला। इसराइल हमदानी और उनकी ज़ौजा मोहतरमा आमना हमदानी के 4 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा आरिफ हमदानी, आगा हमदानी, छोटी बेटी फातिमा हमदानी, समीना हमदानी और सबसे छोटी घर भर की लाडली शहसा हमदानी थी। इसराइल हमदानी बहुत ईमानदार थे और सबसे मोहब्बत करने वाले शख्स थे। उनका अपना बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। आगा हमदानी ने अपने बेटे और बेटियों में कभी फ़र्क नहीं समझा था। उन्होंने अपने सभी बच्चों को तालीम दिलवाई थी और फिर उनकी शादी के अपने फ़र्ज से निपट गए थे। आरिफ हमदानी ने अपने पापा के बिज़नेस को संभाला था। आगा हमदानी ने आरिफ हमदानी की शादी अपने दोस्त की बेटी रेहाना से कर दी थी और आरिफ से छोटी जो 3 बेटियां थीं उनमें से 2 की शादी ख़ानदान में ही की। फातिमा हमदानी का निकाह अपने चचा के बेटे ईशा इब्राहिम से कर दिया। समीना हमदानी का निकाह ज़ुबैर इब्राहिम यानी ईशा के छोटे बेटे से किया था। अब बची उनकी लाडली बेटी शाइस्ता हमदानी और उन्होंने अपनी बेटी शाइस्ता हमदानी का निकाह उनकी पसंद खलील से किया था। सब अपने अपने घरों में खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ था और एक इस खुशी को किसी की नज़र लग गई थी।
आगा हमदानी और उनकी जोजा मोहतरमा आमना हमदानी एक्सीडेंट में खालिक हकीकी से जा मिले और तब से सारी जिम्मेदारी आरिफ हमदानी के कंधों पर आ गई और ये जिम्मेदारी वो अपने बाबा की तरह बहुत ईमानदारी से निभा रहे थे। इस्माइल हमदानी के जाने के बाद आगा हमदानी ही हमदानी विला के बड़े थे। आगा हमदानी आरिफ हमदानी और उनकी जोजा मोहतरमा रेहाना बेगम के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा जरार हमदानी, जरार से 9 साल छोटी बेटी मानिया हमदानी। मानिया के पैदा होते ही रेहाना बेगम का इंतकाल हो गया था, इसलिए उन दोनों बहन भाइयों की परवरिश शास्ता हमदानी ने की थी, क्योंकि मानिया अनुशे की ही हम उम्र थी। फातिमा हमदानी और ईशा इब्राहिम को भी अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाजा था। सबसे बड़ा बेटा नुमान, छोटी बेटी जरताशा और सबसे छोटी बेटी नादिया। नुमान अनुशे और मानिया से 2 साल बड़ा था, जबकि जरताशा उनकी हम उम्र थी और नादिया उन दोनों से 2 साल छोटी और शफक की हम उम्र। समीना हमदानी और ज़ुबैर इब्राहिम को अल्लाह ने 2 बेटे और 1 बेटी से नवाजा और बड़ा बेटा अर्शमील जो आजकल लंदन में था, छोटा अरमान और सबसे छोटी बेटी शफक। अर्शमील नुमान का हम उम्र था, जबकि अरमान मानिया का हम उम्र था। शास्ता हमदानी और खलील को अल्लाह ने 1 बेटी अनुशे अता की थी, लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसे अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ों में से कोई एक चीज़ से महरूम करता है, और बेटी यानी अल्लाह की रहमत भी अल्लाह की पसंदीदा चीज़ में से एक है। और ऐसे ही अल्लाह ने खलील से अपनी रहमत यानी अनुशे को छीनकर महरूम किया था। जब अनुशे 1 साल की थी तब खलील ने बेटे ना होने पर शास्ता को तलाक दे दी थी, और यूँ शास्ता हमदानी को उनका भाई आरिफ आगा हमदानी अपने पास हमेशा के लिए हमदानी विला ले आए थे। अब सब मिलजुल कर हमदानी विला में रहते थे। जब अनुशे 5 साल की हुई तो आगा हमदानी ने अनुशे का निकाह अपने 14 साला बेटे जरार से कर दिया, ताकि उनकी बहन कोई टेंशन की खुशी से ज़िंदगी बसर कर सके। यूँ सब मिलजुल कर हमदानी विला में खुशी से रहने लगे थे। जैसे जैसे अनुशे बड़ी हो रही थी, उसको मर्द ज़ात से डर बढ़ रहा था, और बढ़ता भी क्यों ना, आखिर को उसके अपने बाबा ने जो छोड़ दिया था। उसको लगता सब मर्द ज़ात धोखेबाज होते हैं। उसको लगता कि मर्द शादी करते हैं और मतलब निकलने पर छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी सोच सिर्फ घर से बाहर रहने वाले मर्दों के लिए थी। एक दिन वो डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी, जब उसको कुछ याद आया और वो नाश्ता करती अपनी मामा से बोली, मामा, यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट 2 दिन के टूर पर कश्मीर जा रहे हैं। मैं और मानिया भी जाना चाहते हैं, क्या हम चले जाएं? वो अपनी मामा से अब इजाज़त मांग रही थी। उसकी बात को सुनकर जरार का तो दिमाग ही घूम गया था। कोई ज़रूरत नहीं, आज तक हमारे घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं गई, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं कहीं पर भी जाने की। जरार बोला था, कौन सा वहाँ पर हम बसने वाले हैं, सिर्फ 2 दिन का ही तो टूर है। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जरार उसको मना कर सकता है। वो जरार से बोली थी, हाँ तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि तुम वहाँ पर बसने के लिए जा रही हो, मैं मना कर रहा हूँ तो कोई नहीं जाएगा। अब और बहस नहीं। वो इतना बोलकर वहाँ से जाने लगा। तब अनुशे गुस्से से चिल्लाते बोली थी, आप होते कौन है मेरे बारे में फैसला लेने वाले? आप अपनी बहन को मना कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं, समझे? मेरा सिर्फ आपसे कज़न का रिश्ता है, इसलिए अच्छा होगा आप अपने आप काम से काम रखें। अभी मेरे लिए फैसला लेने वाली मेरी मामा हैं। जरार को तो उसके बोलने के अंदाज पर ही गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से बोला, अच्छा मैं कौन होता हूँ? ये बात भी तुमने सही कही, तो सुनो। वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते बोला, मैं तुम्हारा शौहर, वो शौहर जिसका निकाह तुम्हारे साथ बचपन में ही हो गया था, और रही फैसला लेने की बात तो वो अब से 8 साल पहले मेरे हाथ में दे चुके हैं। तुम्हारा हर फैसला लेने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है, समझी? उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आखिर में ये कहता वहाँ से चला गया था और अनुशे तो बस सख्ते की हालत में शास्ता बेगम की तरफ देखती रह गई थी। शास्ता बेगम ने जब यूं अपनी बेटी की तरफ देखा तो वो अनुशे के पास जाने लगी और अनुशे ने हाथ के इशारे से उनको अपने पास आने से रोका था। शास्ता बेगम वहीं जम सी गई थी। मॉम, आप पर इतनी बोझ बन गई थी मैं कि आपने मेरी ज़िंदगी का अख्तियार और किसी के कंधों पर डाल दिया। अगर इतनी ही बोझ थी तो मुझे किसी यतीम खाने में छोड़ आती, कम से कम मैं आप पर या किसी और पर बोझ तो ना बनती। अनुशे की बात पर शास्ता बेगम तड़प ही तो गई थी और वो अनुशे की तरफ लपकी थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तुम मुझ पर बोझ नहीं थी। बस मामा, बस ये बोझ नहीं तो क्या है? वो इतना बोली थी और वहाँ से दौड़ती अपने रूम में आ गई थी। उस दिन जरार हमदानी भी उसकी नफ़रत की लिस्ट में शामिल हो गया था। उस दिन वो ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार इतना रोई थी कि वो रोने की वजह से कई दिन तक बीमार रही थी। लेकिन उसने एक अहद दिल में कर लिया था कि वो जरार हमदानी से कभी शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इंसान के अहद करने ना करने से क्या होता है, होगा तो वही जो अल्लाह चाहता है। उस दिन से आज तक अनुशे खलील जरार हमदानी से नफ़रत करती आ रही थी, जो कि बिला वजह की नफ़रत थी और कुछ नहीं, पर उसको समझाए कौन?
अनुषा दरवाजे से कान लगाए कमरे के अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने के बाद कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इस पलटन की वजह से, क्योंकि इन लोगों की खुसर ही बंद नहीं हो रही थी। अरे आप ही थोड़ा साइड में होना, हमको भी सुनना है, शफक ने अनुषा को एक तरफ होने को कहा था। अनुषा ने शफक की तरफ घूर कर देखा था। आप ही देखिए, आप ही देखें, चलो नादिया हम चलते हैं। वो ये बोलती वहाँ से सरपट भागी थी। वो अब ध्यान से अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने लगी। अस्सलाम वालेकुम। जरार ने अंदर आकर सब पर एक नज़र डालते वहाँ बैठे हर शख्स को सलाम किया था और अपने बाबा आगा जान के पास पहुंचकर उनके हाथ पर बोसा देते बोला, आगा जानी आपने मुझे याद किया, सब खैरियत तो है? हाँ बेटा सब ठीक है, और तुम बताओ काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आगा जानी, अल्लाह के करम से बहुत अच्छा, बस आप सबकी दुआएं चाहिए बेटा, हम सबकी दुआएं आप सबके साथ हैं, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। आगा जान दुआएं देते बोले थे, जिस पर सबने आमीन कहा था। जरी बेटा हम सब ने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि अब हम अपनी बेटी की रुखसती चाहते हैं, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। वो जरार की तरफ देखते बोली थी, जैसे आप सबकी मर्जी आगा जान। जरार ने बहुत सलीके से जवाब दिया था, हमको आपसे यही उम्मीद थी बेटा। आगा जान खुश होते हुए बोले, एक और बात बेटा। वो अभी कुछ बोलते इससे पहले जरार के मोबाइल की रिंग बजी। टर्न टर्न अपने हाथों में मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा जहाँ उसके सेक्रेटरी अमजद की कॉल थी। सॉरी आगा जान, मैं आपकी बात बाद में आकर सुनूंगा, वो माफ़ी मांगते हुए बोला। क्योंकि बेटा आप कहीं जा रहे हो क्या? शास्ता बेगम फिक्रमंदी से पूछा था। जी फूफा जानी, अभी मेरी लंदन की फ़्लाइट है, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, वहाँ पर 2 दिन बाद आऊँगा और शायद और ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। वो अपनी फूफा को देखते बोला था। अच्छा कोई बात नहीं, चलें फिर बात कर लेते हैं, आप जाओ और ध्यान से बेटा। आगा जान बात को समझते उन्होंने जरार से कहा था और साथ ही साथ ध्यान रखने की भी ताकीद की थी। ठीक है आगा जान, आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, खुदाफिज। वो बोलता दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया था। जैसे ही वो बाहर निकला उसकी टक्कर इतनी शदीद थी कि बेचारी अनुषा को तो चक्कर ही आने लगे थे। वो अपने सर को सहलाते बोली, देखकर नहीं चल सकते थे? आंखें हैं या बटन? इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, वो भी देखने के लिए, नाकें संभाल कर रखने के लिए। वो बोलती हुई जब शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। ब्रेक तो उसको तब लगी जब जरार ने उसको हाथ पकड़े अपने रूम में ले आया था और पीछे से दरवाज़ा लॉक कर दे उसको दीवार से लगा गया था। हाँ तो बेगम आप क्या बोल रही थी? आंखें बटन? वो उसकी सहर अंगेज सरापे को देखते बोला और अनुषा तो उसके इस इकदाम पर ही बेहोश होने को थी। आप हटाएं, मुझे जाना है, वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। अरे अरे ऐसे कैसे भाई, पहले अपनी रुखसती की वजह से अपना मुंह मीठा तो कर लूँ और फिर मुझे भी करवाओ। वो उसकी आंखों में झांकते बोला, जैसे इन आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। अनुषा ने रुखसती के नाम पर उसको बहुत तेज़ धक्का दिया था और फिर चिल्लाते बोली थी, आपको क्या लगता है मैं रुखसती करवा लूँगी? क्या लगता है आपको मैं आपके हाथों को जलील करवाऊँगी? ये सब आपके खराफात ख्यालात हैं, मेरे नहीं समझे। आपका कहना है कि आप मेरे शौहर हैं, लेकिन मैं नहीं मानती तो इस निकाह को, और ना ही आपको अपना शौहर मानती मैं। और मैं जा रही हूँ आगा जान को मना करने कि मैं आपके बेटे को पसंद नहीं करती। वो बोलकर वहाँ से जाने लगी थी जब पीछे से जरार ने उसकी कलाई पकड़ी और उसको अपनी तरफ पकड़कर खींचा था, जिससे अनुषा की कमर जरार के सीने से जा लगी थी। अब नज़ारा ये था कि अनुषा का एक हाथ पीछे को मुड़ा हुआ था और कमर जरार के सीने से लगी हुई थी। मामा दर्द की वजह से वो कराह उठी थी, आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे जब जरार उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए बोला था, शौक से मना करो। ये कहते हुए जरार ने अनुषा के अपने लबों का सफ़र गर्दन के कंधों तक किया था और फिर खुमारज़दा लहजे में बोला, लेकिन इससे पहले मैं अपना हक लूँगा और मुझे मेरा हक लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर चाहे खुद आगा जान भी मना करें तो भी मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने मुझे शरीयत के मुताबिक पूरा हक दिया है। वो बोल रहा था और यहाँ अनुषा का जिस्म उसकी कुर्बत से कांप रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? आखिर 6 फुट लंबे मजबूत जिस्म के शख्स के सामने चाहे वो कितना भी जोर लगा लेती, आखिर को थी तो वो नाजुक सी लड़की ही। धीरे धीरे जरार उसकी कुर्बत में उलझता जा रहा था। होश तो उसको जब आया जब उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने अनुषा का हाथ छोड़ा और उसकी तरफ देखते बोला, मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। वो बोल तो ऐसे रहा था जैसे अनुषा को उसका सदा से इंतज़ार रहता है, जो वो अब करती। अनुषा ने अपने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर सामने खड़े अपने दुश्मन को देखा और फिर बोली, जरार हमदानी, तुमने आज जो किया है ना, अल्लाह करे आप मर जाओ या फिर मैं। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से आप मुझे अपना बना लेंगे तो आप कुछ भी कर लें, लेकिन मैं फिर भी अपने फैसले से एक कदम पीछे नहीं हटूंगी, बिल्कुल भी नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से रोते हुए अपने रूम की तरफ भागी थी। वो लाख नफरत करती जरार से, लेकिन इस इकदाम के उसको फिर भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था उसको कि जरार जैसा मगरूर शख्स ऐसा भी कर सकता है। उसने एक बार खुद से वादा किया था कि वो आखिरी बार रो रही है, लेकिन वो क्या जानती थी कि वो खुद अपने मुकद्दर में रोना लिखवा चुकी है। वो रोती हुई सो गई थी, इस बात से बेखबर कि आने वाली ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी कैसे अथल पथल होकर रह जाएगी। रमज़ान शुरू हो चुके थे। जरार अभी तक लंदन से नहीं आया था। एक तरफ उमानिया ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था तो दूसरी तरफ नुमान का भी बहुत बुरा हाल हो गया था
अनुषे तो उन दोनों को देखकर ही अपना गम बिला वजह लगने लगा था। ब्राउन आंखें जो कभी हंसती मुस्कुराती रहती थी, आज उनके चारों तरफ काले काले हल्के पड़ गए थे। बेतरतीब से उलझे बाल उसकी जिंदगी को उलझाऊ होने का पता दे रहे थे। बेतरतीब से कपड़े उसकी जिंदगी का अथल पथल होने का पता लग रहा था। बहुत कमजोर सी होकर रह गई थी वो कहीं से भी मानिया नहीं लगती थी। सब घर वाले सोच रहे थे कि मानिया की ये हालत रमज़ान की वजह से है, लेकिन वो क्या जानती थी कि इस हालत की कोई और वजह है। सब यंग पार्टी अच्छे से जानती थी मानिया की हालत की वजह पर वो सब क्या ही कर सकते थे सिवाय जरार के इंतजार के अलावा। अनुषे से अपनी जान से प्यारी बहन जैसी कज़न की ये हालत नहीं देखी गई। वो वहाँ से उठकर बाहर पोर्च की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई थी। आज मौसम और दिन से बहुत मुख्तलिफ था। ठंडी ठंडी हवाएं अपना जोर पकड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों की आने की शुरुआत हो गई हो। कोई भी नहीं ये बता सकता था कि ये मई का महीना है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरस रही थीं। ऐसे में वो बाहर पोर्च में दुपट्टे से बेनियाज घुटनों में सर्दिये बैठी थी। तब गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी और फिर जूतों की आवाज़, जैसे कोई चलकर उसकी तरफ आ रहा हो। अनुषे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जरार ने अनुषे के पास जाकर उससे पूछा। अनुषे ने घुटनों से सर उठाया और जरार की तरफ देखा। सूजी हुई हेजल ग्रीन आंखें आज बहुत उदास थीं और उसका रोने का पता दे रही थीं। बेतरतीब सा हुलिया, उलझे बाल, गोल चेहरे पर छाई उदासी। जरार ने बेयकीनी से अनुषे के हुलिये की तरफ देखा। ये तो कहीं से भी अनुषे नहीं लग रही थी। क्या हुआ अनु? उसने फिक्रमंदी से पूछा। वो खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालते बोली, आए मेरे साथ। जरार को कुछ समझ नहीं आया था। वो उसकी तकलीद करते उसके पीछे चल दिया। अब वो दोनों मानिया के कमरे में थे। अनुषे वहां जाकर एक तरफ खड़ी हो गई थी। वहां सब यंग पार्टी थी। जरार ने जब मानिया की तरफ देखा तो उसको झटका लगा था। ये तो वो मानिया नहीं थी जिसको वो अभी 15 दिन पहले हंसते मुस्कुराते छोड़कर गया था। ये सब क्या है और नुमान कहाँ पर है? वो उन सबको की तरफ उलझी नजरों से देखते बोला। तब भी कोई कुछ नहीं बोला था। कोई कुछ बताएगा मुझे या फिर ऐसे ही मुजस्मा बनकर खड़े रहेंगे? अब की बार वो थोड़ा गुस्से से बोला था। भाई मैं बताती हूँ, नादिया बोली थी और फिर अलिफ से ये तक उसको सारी कहानी बता दी। जरार अपनी जान से प्यारी बहन के बराबर बैठते उसका हाथ थामते बोला, मानी क्या तुम सच में नुमान से मोहब्बत करती हो? इतना पूछना था कि मानिया ज़ारों की तार रोने लगी थी और रोती हुई बोली, अब भाई मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। नहीं पगली, ऐसा नहीं बोलते। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। भले मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा जैरी भाई की जान भी हाजिर है। और अब तुम सब टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि आज से ये टेंशन मेरी। मैं करता हूँ आगा जान से बात। वो ये कहते रूम से बाहर निकल गया था और उसके पीछे पीछे अनुषे भी गई। इतना तो अनुषे को भी यकीन था कि जरार कभी झूठ नहीं बोलता। वो जो भी कहता है वो कल गुजरता है। मम्मा, क्या आगा जान को अपने घर पर नहीं लड़के नजर आए थे जो घर की बेटियों का बाहर रस्सा लगा रहे हैं? नुमान आज बहुत दिनों बाद अपने कमरे से बाहर निकला था। खुला ट्राउजर, बुनियान में पेशानी पर बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव, उदास सी आंखें। वो बहुत कमज़ोर होकर रह गया था। फातिमा बेगम तो अपनी बेटी की हालत पर तड़प कर रह गई थी। अब वो अपनी माँ की गोद में सर दिए फातिमा बेगम से सवाल कर रहा था, बच्चा हम क्या कर सकते हैं? मानिया भाई की बेटी है और एक बाप अपनी बेटी के हक में कोई अच्छा ही फैसला ले सकता है। लेकिन मामा, मैं मानिया के बगैर नहीं रह सकता। मैं मर जाऊँगा मामा, मैं मर जाऊँगा। मैं पल पल तड़प रहा हूँ। आप देख रही हैं मेरी हालत। वो अपनी माँ की गोद में सर दिए रोने लगा था और फातिमा बेगम तो अपने बेटे को देखकर रोने लगी थी। नुमान, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पीछे से आवाज़ आई। फातिमा बेगम और नुमान ने पीछे पलटकर देखा जहाँ जरार खड़ा था। उसने जल्दी से चेहरा साफ किया और वह मुश्किल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जरार के पास आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। उसने सलाम किया। वालेकुम सलाम। ये चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों, जब गम छुपाना नहीं आता? आई नो, मैं जानता हूँ। वो उसको शानों से थामता अपनी फूफी फातिमा बेगम के पास आया और सलाम करता वहीं सोफे पर बैठ गया। जानता हूँ कि मोहब्बत आजमाइश मांगती है, लेकिन यार आजमाइश में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जाता। नुमान, तुम्हें पता है अल्लाह अपने बंदे से आजमाइश क्यों लेता है? उसने पूछा था। नहीं, नुमान बोलकर चुप हुआ। पता है अल्लाह आजमाइश अजियत देने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए देता है। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी ही जल्दी दूर होगी। और हम बंदे सोचते हैं कि अल्लाह ने बस हमारे मुकद्दर में ही सारे गम, सारी परेशानियां दे डाली। ये नहीं सोचते अल्लाह ने हमसे कोई महबूब चीज़ छीनी है तो ज़रूर कोई अल्लाह की मसलिहत होगी। पर नहीं, हम इंसानों की फितरत है हर चीज़ में अल्लाह की नाशुक्री अदा करना। वो नुमान को समझा रहा था। भाई मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आगा जान ने इन लोगों को हाँ कर दी है। अब वो परेशान दिखाई देने लगा। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। जरार ने उसको तसल्ली दी। बस वो गर्दन हिलाकर रह गया। नुमान वहाँ से जा चुका था। फूफी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरार फातिमा बेगम की तरफ देखते बोला। हाँ पूछो बेटा। उन्होंने इजाज़त दी। अगर मैं अपनी मानी का हाथ नुमान के साथ रिश्ता तय कर दूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वो एक उम्मीद से उनको देखते बोला था। अरे बेटा कैसा एतराज़, और मानी मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज़ है, बल्कि वो मेरी ही बेटी है। फातिमा बेगम खुश होते बोली थी। तो ठीक है, फिर आप कल ही आ जाएं, तब तक मैं बाबा से बात करता हूँ। वो बोलकर उठ खड़ा हुआ और फिर इजाज़त लेकर वहाँ से चला गया था। अब जो करना था उसको करना था। आखिर को उसकी बहन थी और वो भी जान से अजीज़।
इस बात से बेखबर वो जहाँ दूसरों की खुशियाँ तलाश कर रहा है वहीं उसकी खुशियाँ ख़त्म होने वाली हैं। जिस आजमाइश का चैप्टर वो नुमान को पढ़ा रहा है वही आजमाइश उसका मुकद्दर बनने वाली है। वो कहते हैं ना, जिंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। अब देखना यह है कि क्या जरार अपनी आजमाइश को शुक्र से लेगा या फिर सब्र से। क्या वो अपनी आजमाइश में कामयाब हो पाएगा? क्या उसको उसकी मोहब्बत मिल पाएगी या फिर ऐसे ही वो खाली हाथ रह जाएगा? दिन चढ़ा, हमदानी विला में चहल पहल शुरू हो गई थी। आज 16वां रोज़ा था। गर्मी की शिद्दत आज पूरी पलटन खामोश बैठी थी। मानिया की फिक्र सारी पलटन को हो रही थी। सब उदास बैठे थे। मानिया दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। नुमान को शक्ल दिखाए आज 17-18 दिन से ज़्यादा हो गए थे। यार अनुषे, ऐसा कैसे चलेगा? मतलब हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मेरा दिल हौल रहा है। मिस परफेक्ट तो बिल्कुल चुप और कमज़ोर होकर रह गई और अपना नोमी तो नज़र ही नहीं आता। यार मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आगा जान की आईसाइट वीक हो गई है। इनको अपनी बेटी की हालत दिख नहीं रही। कौन इतना बेहिस बाप होता है जो अपने ही बच्चे को बलि का बकरा बना देता है? और देखो तो वो मोहतरम जनाब होनहार बेटे हमदानी विला के, वो भी कुछ नहीं कर रहे। मेरी तो सिर्फ एक ही राय है, अब नोमी को ही स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इन बड़ों की आंखों पर तो पट्टी बंधी है जो उनको दिख ही नहीं रहा। अरमान अपनी भड़ास निकालते बोला, हाँ तुम सही बोल रहे हो हैंडसम, मुझे भी यही लगता है। वो ग्रीन आइज घूस तो कुछ नहीं करने वाला, पर इस दब्बू को समझाए कौन? वो नहीं मानता क्योंकि वो आगा जान से डरता है। आप एक काम करो, जेरी भाई से बात करो ना। नादिया ने मशवरा दिया। कोई खुशफहमी? चुप कर, बड़ी खुशफहमी पाल रखी है ना। बड़ी आई जेरी भाई से बात का मशवरा देने वाली। अगर इनको कुछ करना ही होता ना तो वो अब तक कर चुके होते, पर नहीं, वो ठहरे फरमाबरदार बेटे। अरमान ने नादिया को लिदाड़ा था। वैसे भाई नादिया ने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे भी यही लगता है। आप ही को जेरी भाई से बात करनी चाहिए। तू तो बिल्कुल शांत हो जा चश्मश, मुझे पता है तो ट्रेन है जरार हमदानी से शुरू होती है और आखिर भी वहीं पर होती है, इसलिए तो बोली ना तो बेहतर है। अरमान आज पूरा भरा बैठा था, इसलिए उसने अपनी भड़ास शफक पर निकाली। क्या हो गया? तुम तीनों चुप करो, ऐसे लड़ने और डांटने से काम हो जाएगा। एक बात बताओ तुम दोनों, तुम्हारे इस जेरी भाई में आखिर है क्या जो हर चीज़ वही ठीक कर सकते हैं? कहीं जाना हो तो जेरी, कुछ काम हो तो जेरी, खेलना हो तो जेरी, यूनिवर्सिटी से बाहर टूर पर जाओ तो जेरी, जेरी 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 और बस जेरी रह गए। इनके अलावा भी इस दुनिया में और भी सांस लेते रहें, और या फिर वही अनोखे इस दुनिया में आए हैं। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं इन्हें शूट कर दूं। ना बचेगा जेरी और ना होगा जेरी नामा। अनुषे ने इन सबको गुस्से से घुरते कहा। उसका अंदाज ऐसा था कि अगर जरार हिमदानी उसके सामने होता तो सच में शूट कर देती। वाह क्या बात कही, एक ड्रामा होना चाहिए। जरताशा बोली, तुझे तो ड्रामे और शादी के अलावा सोचता ही कुछ नहीं, तू भी चुप ही रह। अनुषे को उसकी मुदाखलत एक आंख ना भाई थी, इसलिए उसको लिताड़ा। वो खड़ी होकर जाने लगी। अब कहाँ जा रही हो तुम? अरमान ने उसके पीछे से आवाज़ देते पूछी। जा रही हूँ अपना और मानिया की बात करने आगा जान से। आज मैं ज़रूर बात करके ही दम लूँगी। आज मानिया के साथ है और फिर मेरे साथ तो ये बचपन से है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं ज़रूर बात करके तुम लोगों को अपनी शक्ल दिखाऊंगी, वरना नहीं। वो एक हतमी फैसला लेते जाने लगी। पागल हो क्या? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? क्यों आगा जान से अपनी दुर्गत बनवाना चाहती हो? रहने दो, हम सब और कोई रास्ता ढूंढते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरमान उसका आगे से रास्ते रोकते बोला। हैंडसम हटो सामने से, यही एक रास्ता है। मैं अपनी बहन को नहीं देख सकती इस हालत में। मैं खुद तो बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो अनुषे शास्ता खलील थी, मुझे आदत हो गई है इन सब की, लेकिन मैं अपनी बहन जैसी दोस्त को नहीं देख सकती इस हालत में, समझे? अब हटो सामने से, वो चिल्लाते हुए बोली। आवाज़ इतनी तेज थी कि पोर्ट से गुजरते जरार ने भी सुनी थी। उसको एक लम्हा नहीं लगा था समझने में कि ये किसकी आवाज़ हो सकती है। वो सीधा पोर्ट से लॉन में आ गया। ऑरेंज धारियोंदार पटियाला शलवार कमीज पहने, गले में दुपट्टा डाले, बालों की हाई पोनी बांधे, निहायत ही खूबसूरत लग रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? उसने अपनी मगरूर भारी आवाज़ में उन सबके चेहरों को देखकर पूछा। एक पल को वो शॉक्ड रह गए थे, फिर अपने आप को संभालते बोली, अपनी किस्मत का जनाजा निकलते दिख रही हैं, देखोगे? उसने भवें उचकाए हर लफ्ज़ को चबा चबा कर बोला। उसकी बात पर जरार ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद की और उस पर एक नज़र डालते वहाँ से चला गया। बड़े आए, क्या हो रहा था यहाँ? अनुसे ने भी उसकी नकल उतारते हुए अंदर लाउंज की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। इरादा आगाजान के रूम में जाने का था। याला, जब वो शख्स मेरी किस्मत में था ही नहीं तो फिर क्यों तूने मुझे इससे मोहब्बत करवाई? क्यों? तू तो जानता है ना मोहब्बत का दर्द कितना जानलेवा होता है। फिर क्यों मेरे मौला, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं तो तू मुझे। वो दरमियान में अपने लफ्ज़ों को अधूरा छोड़ते ज़ारों की तार रोने लगी। ज़हर का वक्त था। वो जाए नमाज पर बैठी अपने अल्लाह से शिकायत कर रही थी। एक वही तो था जो उसकी सुन सकता था। अल्लाह जी, आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, प्लीज़ उसको मेरा बना दें, प्लीज़ मेरे अल्लाह। उसने दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेरा और जाए नमाज को वहीं सोफे पर रखकर बेड पर आकर लेट गई। उसका पूरा कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था और ऐसे ही उसके अंदर भी अंधेरा था जिसका उजाला नामुमकिन सा लगने लगा था।
लेकिन कहते हैं ना, नामुमकिन को मुमकिन होने में वक्त नहीं लगता। जब उस रब की मर्जी हो जाती है तो वो पल में माशा को तोले में बदल देता है। बेशक वो बहुत बड़ा है। वो आगाजान के कमरे के दरवाजे पर आ तो गई थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की। या अल्लाह मेरी मदद करना। उसने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर आने की इजाज़त मिल गई। वो अपने अंदर हिम्मत मुजतमा करती रूम के अंदर चली गई और उसने रूम में आकर देखा, यहाँ तो सभी बड़े मौजूद थे। उसका दिल किया वो उल्टे पाँव भाग जाए, लेकिन फिर उसने अपने दिल को डिपट कर शांत करवाया और सब पर एक नज़र डालकर अपनी नज़रों को झुकाकर सबको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। बैक वक्त सबने ही उसके सलाम का जवाब दिया था और उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रहे हो क्या काम है। जब उसने अपने ऊपर सबकी नज़रों को महसूस किया तो उसने अपनी नज़र उठाई थी और सबको नज़रअंदाज कर दी। आगाजान से मुखातिब हुई, आगाजान मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या काम है बच्चा? आगाजान ने उसको बोलने की इजाज़त दी। वो मैं लगाया हुआ है, सही से बोलो। शास्ता बेगम ने अपनी बेटी को घूरते कहा, आगाजान मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, मुझे वो नहीं पसंद। और आगाजान आप मानिया की शादी नुमान से कर दें, क्योंकि वो दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। वो एक ही सांस में अपनी बात बोल गई थी। हर तरफ उसके बोलने के बाद खामोशी छा गई थी। ये खामोशी आने वाले तूफान से कम नहीं लग रही थी। ये क्या बेहूदगी है शास्ता, तुम अपनी बेटी की यही तरबियत की है, मुंह उठाकर कुछ भी बोल दे। और दूसरी, तुम कौन होती हो बड़ों के फैसले में बोलने वाली? जाओ, तुम जो काम है वो करो, हमारे फैसले नहीं बदलने वाले। और अब आपकी रुखसती ईद की शाम की है, जाओ इनकी तैयारी करो जाकर। मैं जरार से बात करता हूँ और कहता हूँ अपनी बेगम की लगाम खींचे, बहुत ढीली छोड़ रखी है ये लगाम उसने। आगाजान धारते हुए बोले और एक जानलेवा फैसला भी सुना दिया साथ में। क्यों आगाजान, क्यों? हर बार एक लड़की की पसंद नापसंद क्यों नहीं पूछते आप लोग? बस जैसे चाहा वही उसकी भिंड चढ़ा दी। लेकिन मैं नहीं करूँगी शादी। वो भी ये कहती वहाँ से रोती हुई वॉकआउट कर गई थी। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी, साथ ही साथ अपने रूम की तरफ बगैर सामने देखे जा रही थी, जब उसकी टक्कर किसी मजबूत जिसामत वाले शख्स से हुई थी। उसका पैर मुड़ा और वो उस शख्स की बाहों में जा समाई। परफ्यूम की खुशबू से वो पहचान गई थी कौन शख्स है। उसने झट से आंखें खोली, सामने जरार हमदानी था। उसके वजूद में नफरत की लहर दौड़ गई थी। उसको देखकर आज उस शख्स की वजह से ही तो उसको इतनी सुननी पड़ी थी। उसने खुद को संभाल कर जरार की बाहों से दूर होने की कोशिश की थी, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो निकल ही नहीं पाई। हर औरत को किसी न किसी मर्द का सहारा चाहिए होता है, और देखो मैंने तुम्हें सहारा देकर गिरने से बचा लिया। जरार ने उसकी आंखों में झांकते कहा था, खुशफहमी है आपकी, आपने मुझे सहारा नहीं बल्कि एक खाई में ला फेंका है। एक ऐसी खाई जहां से मैं अगर निकलना भी चाहूं तो ये माशरा, ये फैमिली और सबसे बढ़कर तुम 3 शख्स तो बिल्कुल भी नहीं निकलने दोगे। और पता है वो कौन कौन है? लिस्ट में पहला नंबर तो आपका है, क्योंकि आप जो ठहरे मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए, और दूसरी लिस्ट पर आपके बाबा आगा हमदानी। इनका तो मुझ पर इतना एहसान है कि शायद मैं अपने आप को बेचकर भी उतारना चाहूँ तो नहीं उतार सकती। और तीसरे नंबर पर मेरी खुद की माँ है, जो एहसान के बोझ तले दबकर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही है। आप सबके एहसान के आगे वो इतनी बेबस है कि अपनी बेटी की खुशियों को उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। आंखों से आंसू फिसलकर गालों पर बह रहे थे। हरी कांत सी आंखों में सिर्फ नफरत ही नफरत नजर आ रही थी। जो दुपट्टा गले पर था वो कंधों में एक तरफ झूल रहा था। हाई पोनी से रबड़ बैंड निकलकर कहीं गिर गई थी। उसी की वजह से बाल सारे खुलकर आगे को पीछे को लहरा रहे थे। इस हालत में भी वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। जरार की गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई और उसने मौके का फायदा उठाते जरार हमदानी को पीछे की तरफ बहुत जोर से धक्का दिया, जिससे वो एक कदम की दूरी पर जा खड़ा हुआ, लेकिन लड़खड़ाहट बिल्कुल भी नहीं थी। आप सब एक तलाक याफ्ता औरत पर अपने एहसानों के बोझ के नीचे दबाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। एहसान जताने वाले हो, तुम सब एहसान जताने वाले हो। वो रोती हुई ये बोलती वहाँ से दौड़कर अपने रूम में चली गई, जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने पर आंसुओं को बहाना था। जरार को बिल्कुल भी उसकी बात समझ नहीं आई थी, इसलिए वो बस उसको जाते हुए देखता रहा। अस्सलाम वालेकुम। जरार अपने बाबा के कमरे में आया था। वहाँ बैठे सभी नफूस को उसने खुश इखलाकी से सलाम किया और वहीं बैठ गया। आगाजान, मुझे आपसे एक बात करनी थी, उसने इजाज़त लेते पूछा था। हाँ बोलो, क्या बात है? आगाजान, देखिए मैं आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ ना तो कभी था ना हूँ और इंशाल्लाह ना कभी रहूँगा, लेकिन फिर भी आगाजान मैं अपने दिल की बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो दरअसल बात यह है कि आगाजान, जब हमारे घर में इतने लड़के हैं और अल्लाह के शुक्र से अच्छे भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, तो फिर घर की लड़कियों का घर से बाहर रिश्ते करने की क्या वजह है? उसने अपने बाबा की तरफ देखकर पूछा। मैं समझा नहीं बच्चा, आप क्या कहना चाहते हो? आगाजान ने उसकी तरफ ना समझने के अंदाज में देखकर पूछा। बाबा, सिंपल सी बात है, जब नुमान है तो अपनी मानी का रिश्ता बाहर करने की वजह, अल्लाह के शुक्र से माशाल्लाह आदत भी बहुत अच्छी है और अपने पापा का ऑफिस भी ज्वाइन कर चुका है, तो हम बाहर क्यों कर रहे हैं? मानी का रिश्ता, आप बाहर रिश्ता करने का नतीजा खुफियों की सूरत में देख चुके हैं, फिर ये गलती आप दोबारा क्यों दोहराना चाहते हैं? बाबा मेरी बात माने, मानी का रिश्ता नूमी से कर दें, बहुत खुश रहेगी हमारी मानिया। सच में उसने अपनी बात समझाते अपने बाबा की तरफ देखा था। आरिफ हमदानी तो बस एकटक अपने बेटे की तरफ देख रहे थे।
बाबा सॉरी, अगर मेरी किसी बात ने आपका दिल दुखाया हो। वो माजरत करते बोला, नहीं बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बोला। भला कब हमारे घर पर बच्चे हैं तो हम पर बाहर क्यों रिश्ता करें। आप समझ लें, तय हो गया मानिया और नुमान का रिश्ता पक्का। क्यों ईशा, मैं ठीक बोल रहा हूँ? उन्होंने अपनी बात बोलकर अपने बहनोई यानी नुमान के बाबा से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाईजान, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। फिर ठीक है, हो गया फैसला। तुम्हारा और नुमान का दोनों ईद से अगले दिन रुखसती है। वो बोलकर चुप हो गए थे, लेकिन जरार के हवास उड़ गए थे। बाबा, मेरी इतनी भी जल्दी क्या है, बस आप इन दोनों की तैयारियों का हुक्म करें। वो बात को टालते बोला, क्यों नहीं है, घर के बड़े बेटे हो, वैसे तो तुम्हारा अब से पहले कर देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। पर अब और नहीं। और हाँ, अपनी बेगम पर लगाम डालो, इतनी जुबान चलती है। उन्होंने जरार को सारी बात बताकर आखिर में ये बोला था। जरार वहाँ से खामोशी से खड़ा हो गया था और अपने रूम में चला गया। रिश्ता तय होने की न्यूज़ पूरे हमदानी विला में तय होकर हवा की तरह फैल गई थी। मानिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करती करती नहीं थक रही थी। जब उसको पता चला था, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। आज कई दिनों बाद वो अपने रूम से निकली थी, वही खुशबाश सी मानिया। वो अपनी पलटन को ढूंढती बाहर गार्डन में आ गई। कहाँ हो भाई तुम सब? वो आवाज़ें देती गार्डन में देखने लगी। उसकी नज़र लॉबी में गई जहाँ उसको अपनी पलटन नजर आई थी। वो वहीं चली आई। अस्सलाम वालेकुम, उसने ज़ोरदार आवाज़ में सबको सलाम किया। सबने पीछे मुड़कर देखा जहाँ सफ़ेद घुटनों तक आती फ्रॉक और ब्लैक जीन्स में वो बिल्कुल ताज़ा दम लग रही थी। अरे मिस परफेक्ट, अरमान पुरजोश सा होकर बोला। सबके चेहरों पर ही मानिया को देखकर खुशी छा गई थी। आओ आओ भाई, वेलकम टू बैक। अनुशे पलटन अनुशे के नाम पर सभी उदास हो गए थे, जो मानिया की आंखों से मख्फी नहीं था। थैंक्स। अनु कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। इधर उधर नजरें दौड़ाते उसने सबसे पूछा था। अरमान जवाब देते बोला, वो अब हमारे साथ नहीं रहती, बहुत उदास रहने लगी है। वो ना किसी से बोलती है, बस रोती रहती है और ना ही किसी को अपनी उलझन बताती है। सबने बारी बारी मानिया को बताया था। मानिया ये सुनते ही उल्टे पांव अनुशे के रूम की तरफ भागी थी। पीछे से अरमान उसको आवाज़ें देता रह गया, मिस परफेक्ट सुनो तो। लेकिन वो अब कहाँ सुनने वाली थी, क्योंकि उसकी दोस्त बहन परेशान थी, तो वो कैसे किसी और की बात सुन लेती। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरी आंखों में तुम्हें अपना अक्स नहीं दिखता? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्यों तुम मुझे महसूस नहीं करना चाहती? वो बालकनी में खड़ा अनुशे से दिल ही दिल में सवाल कर रहा था। ढीली सी शर्ट और खुला ट्राउजर, माथे पर बिखरे बाल, वो इसमें बहुत खूबसूरत लग रहा था। ग्रीन आंखों में उदासी थी। उसको याद नहीं पड़ता कब वो अनुशे खलील से इतनी मोहब्बत करने लगा था कि अगर वो उससे दूर होने का ख्वाब में भी सोचता तो उसकी सांसें उखड़ने लगती। ज़रूरी नहीं कि हर लफ्ज़ लबों से अदा किया जाए, कभी कभी मोहब्बत तो अंदाजे से ही छलक जाती है। क्यों अनुशे, तुम खुद को मुझे और खुद को अजियत में डाल रही हो? मुझे तुम्हारी नफरत सब मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ, लेकिन ये अजियत तो मत दो। उसने कर्ब से आंखें बंद कर ली थीं और फिर आसमां की तरफ अपना चेहरा उठाया। इस काली स्याह रात में आसमान में चमकता चांद, ठंडी ठंडी चलती हवाएं। अगर और कोई दिन होता तो ज़रूर वो इस मौसम को एंजॉय करता, लेकिन आजकल उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। जब से आगा जान ने उसको अनुशे की बात बताई थी, जब से उसका सुकून कहीं खोसा गया था। मुझे बात करनी होगी, हाँ मुझे अनुशे से बात करनी चाहिए। और फिर काफ़ी दिन भी तो गुजर गए हैं, इस मगरूर हॉट विच को देखे, इसी बहाने हॉट विच का दीदार नसीब हो जाएगा। वो ये सोचता अपने रूम से निकलता अनुशे की रूम की जानिब चल दिया। क्यों नहीं समझते वो लोग, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं ज़रूरत शादी की। मानिया, तुम तो मुझे जानती हो ना, क्या तुम चाहोगी कि मेरी ज़िंदगी भी मामा की तरह बर्बाद हो जाए? मानी, मुझे खुशी है, मैं तुम्हारी शादी नोमी से हो रही है, लेकिन तुम दोनों की मोहब्बत की शादी है ये। लेकिन हमारे बीच तो कोई भी रिश्ता नहीं। मोहब्बत कभी हम दोनों को एक दूसरे से हो नहीं सकती। ना तो हम दोनों के मिजाज मिलते हैं और ना ही आदत। फिर कैसे कर लूँ मैं शादी? मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों लगे हैं? मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीना है, ना कि इन लोगों को। मैं सच बता रही हूँ, अगर किसी ने भी मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की ना तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। फिर करवाते रहना अनुशे खलील की मैयत से शादी और खुश कर देना अपने भाई को। और वो आखिर में हिचकियों से रोने लगी थी। लेकिन क्यों? कोई तो वजह होगी। क्या भाई ने कुछ कहा है तुम्हें? मानिया ने उसको कंधों से थामकर बेड पर बिठाया था और उसको पानी का गिलास थमाते पूछा था। है ना वजह? बहुत बड़ी वजह है। पहली बात तो मेरा निकाह बचपन में कर दिया, जबकि मैं बचपन की शादी के खिलाफ हूँ। और दूसरा, मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल नहीं पसंद जो औरत पर बिन वजह के रोक टोक रखें। और तीसरी और आखिरी वजह, मैं खुद हूँ। मैं दुनिया के किसी भी मर्द से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई से नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई एक अनापरस्त और एहसान जताने वालों में शामिल है, जो कुछ करते नहीं कि पहले अपने एहसान गिनवाने लग जाते हैं। मानिया, अगर तुम मेरा हाल अहवाल पूछने आई हो तो ठीक, और अगर मेरे भाई की वकालत करने आई हो तो प्लीज़ मुझे ये लेक्चर मत देना, जिनको मैं बर्दाश्त भी ना कर पाऊँ। मैं तलाक तो लेकर रहूँगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऐसे शख्स के लिए इस रूम में बंद होकर रह जाऊंगी? तो ये भूल है, क्योंकि अनुशे खलील कभी ना तो छुपके कुछ करती है और ना ही किसी के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाती है। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी इन लोगों के लिए दाव पर लगाती हूँ जिनका मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत है, जैसे कि तुम।
लेकिन इस शख्स के लिए नहीं जिनसे मैं बेइंतहा नफरत करती हूँ। वो हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रही थी। वो अपने आप को संभाल चुकी थी। उसने इरादा कर लिया था वो नहीं रोएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मानिया उसका अटल इरादा देखकर कुछ नहीं बोली थी। बाय द वे, तुम टेंशन मत लो, ये मेरी टेंशन है। बस तुम अपनी शादी को एंजॉय करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। बस तुम नोमी और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। वही लव मैरिज है। वो बात को बदलते खुशगवार लहजे में बोली थी। अच्छा ये बताओ, शॉपिंग कब स्टार्ट करनी है? भाई दिन कम रह गए हैं और काम इतना ज़्यादा है। मेरा ख्याल है हमको आज शाम में प्लान तरतीब दे देना चाहिए। वो आंखों में शरारत लिए मानिया से बोली थी। उसकी बात का मफ़हूम समझते मानिया के चेहरे पर रंगे गुलाल छाने लगे। उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। ओए होए, बड़ा शर्माया जा रहा है। अगर नोमी होता ना, सच में तुम्हारी शर्म से दहकते इस मुखड़े को देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ कर बैठता। अब की बार अनुषे ने उसको कोहनी मारते हुए छेड़ा। उसकी बात पर मानिया बेचारी तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। देखना, एक दिन भी तुम्हें ऐसे ही छेड़ूंगी मैं। वो उस पर तकियों की बारिश करते बोली थी और फिर रूम से बाहर भाग गई थी। अनुषे अपना बदला लेने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। अब सिचुएशन ऐसी थी, मानिया आगे आगे और उसके पीछे पीछे अनुषे दौड़ रही थी। मानिया भागती हुई पीछे लॉन में आ गई और चुपकर अनुषे को देखने लगी। मकसद अनुषे को डराने का था। जब उसने अपने कंधों पर किसी के हाथों का लम्स महसूस किया, वो डरकर जैसे ही पलटी, नुमान को अपने सामने खड़े देख शर्म से उसकी आंखें खुद ब खुद ही झुक गईं। दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी इस अदा को नुमान ने अपनी आंखों में महफूज किया और एकटक मानिया को देखता रहा। कितने दिनों बाद उसने उसे देखा था। आंखें तरस गई थीं उसकी, लेकिन वो अपने अंदर हिम्मत नहीं कर पा रहा था इस दुश्मन जान से मिलने की। वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती वहाँ से जाने लगी जब नुमान ने उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लिया और उसको अपनी तरफ खींचा, जिसका नतीजा ये निकला कि मानिया का तवाज़ुन बिगड़ा और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जा गिरे। हाय अल्लाह, मिस परफेक्ट कितनी मोटी हो तुम। मुझ बेचारे को तो अल्लाह ही बचाए। वो अपनी हंसी दबाते मानिया की तरफ देखकर बोला था और मानिया जो अपनी जब मिटलाने के लिए हलकान हो रही थी, उसकी बात को सुनकर उसने एक गुस्से से भरी घुरी उसे नवाजा और फिर नाराज़ होती उठ खड़ी हुई। जब नुमान ने उसका हाथ पकड़कर उसके उठने की सारी कोशिश को नाकाम करते हुए बोला, हाय सुनो ना, नाराज़ तो मत हो। नहीं कहता कुछ। पता है मानी, बहुत टूट गया था। मुझे लगा तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। मैं इतना डर गया था कि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी तुम्हारा सामना करने की। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने रातों को उठ उठ कर अपने रब से तुम्हें मांगा है और देखो अल्लाह ने सुन ली और अब हमारा निकाह होने वाला है। वो एक जज्ब से मानिया को बता रहा था, बल्कि अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उनको अपनी पोजीशन का एहसास भी ना रहा। अगर तुम लोग इश्क माशूकी ख़त्म हो गई हो तो ये बच्ची भी इधर अपना चेहरा कर सकती है, अनुषे ने इन दोनों पर तंज करते कहा। अनुषे की आवाज़ पर वो दोनों हकीकी ज़िंदगी में वापस लौटे और सिटपटाते हुए खड़े हुए। बेचारी मानिया का तो शर्म से बुरा हाल था। वहाँ हाँ, अरे अनुषे तुम यहाँ, नुमान अपनी खिफ्त मिटाने बोला। अनुषे ने इन दोनों की तरफ अपना चेहरा किया और फिर दोनों को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तुम दोनों अपना चेहरा देखो, तुम्हें यहीं रोमांस करने को मिला था, इंतज़ार नहीं हुआ? 10 दिन ही तो रह गए हैं फिर। और नोमी के बच्चे यहाँ तो बड़े बड़े फलसफे झाड़े जा रहे थे। उस दिन कहाँ गए थे जब आगा जान ने इस खोती का रिश्ता तय किया था? वो तो भला हो इस नेक इंसान का जिस अपनी हिम्मत का मुजाहरा करके आगा जान से कह डाला, आगा जान नुमान और मानिया के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए। अनुषे आज नुमान को भगो भगो कर मारना चाहती थी और करती भी क्यों ना, आखिर मौका था। बस रहने दो अनु, क्यों मेरी फ्यूचर बीवी को लाल टमाटर करने पर लगी हो? बेचारी कहीं शर्माती बिल्कुल टमाटर ही ना बन जाए। नुमान ने मानिया की तरफ आंख मारते कहा था, जिस पर अनुषे और नुमान मियाँ का कहका बुलंद था। मानिया इन दोनों को घूरती वहां से पैर पटकते चली गई थी। देखो नाराज कर दिया ना, अब देखना शादी की रात क्या हाल करती है तेरा। बच के रहना, पहले ही होशियार कर रही है वो तुम्हें, वरना फिर मुझे मत बोलना बताया नहीं था। वो नुमान को डराते बोली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरी बीवी फ्यूचर वाइफ बोलो। अनुषे ने उसकी बात दरमियान में काटते उसको याद दिलाया। हाँ वही, मेरे खिलाफ करने की कोशिश करोगी? वो आंखों को छोटी बड़े करते बोला। हद है, वैसे मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? एक काम करती हूँ, मैं तो जैसे शक से भरे इंसान से अपनी जान से प्यारी दोस्त का रिश्ता कैंसिल करती हूँ। क्या पता तू इस पर भी शक करने लगे। नाना ऐसा जुल्म मत करना, रहने दो ड्रामेबाज। चलो नहीं करती ये जुल्म, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे शॉपिंग करवानी होगी। ये तो मुझे पता था तुम लालची हो, लेकिन ये नहीं मालूम था कि तुम इमोशनल ब्लैकमेलर लालची भी हो। नुमान के उस पर से आज अरमान का भूत सवार था, इसलिए ही तो बात बात पर वो ड्रामा कर रहा था। थैंक्स, मैं ऐसी ही हूँ। अब तुम्हें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा दो रिश्ते हैं तुम्हारे साथ, एक तो कज़न का और दूसरा साली साहिबा का। बचकर रहना और हाँ तैयार भी रहना शाम में रोज़ा इफ्तार के बाद शॉपिंग पर ले जाने के लिए। और वार्निंग देती वहाँ से चली गई। और पीछे हमारे नुमान साहब आहिस्ता से बोले, जहन्नुम में ना ले जाऊँ। आहिस्ता तो
इसलिए बोल रहा था। बेचारे को डर था ना कहीं सुन ही ना ले और एक नई शामत ना आ जाए उसकी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चल बेटा नुमान, लग जा पैसों का इंतजाम करने के लिए, क्योंकि ये भूतनी 20-30 हज़ार से पहले तो मुझे छोड़ने वाली नहीं, इसलिए कंगाल होने के लिए रेडी हो जा। वो भी वहाँ चला गया। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। खाला जानी, आपकी ब्लैकमेलर भूतनी कहाँ है? अनुषे जो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रही थी वो सुन चुकी थी अपनी शान में तारीफ। बेटा अच्छा बच्चों ये चलता है मेरे पीछे, आज खैर नहीं तेरी, अनुषे अपनी आस्तीनों को चढ़ाते बोली। वो मैं तो खाला जानी से ये बोल रहा था कि अनुषे भाभी कहाँ है? वो अपने आप को बचाने के लिए रवानी में उल्टा बोल गया था। क्या कहा तुमने? भाभी? नुमान के बच्चे, आज लिख लो तुम मुझसे नहीं बचने वाले। लेकिन मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, क्योंकि अभी शादी में 9 दिन बाकी हैं। फिर मेरे बच्चे कहाँ से हुए? नुमान ने आंखें पटपटाकर मासूम सा चेहरा अनुषे से कहा। उसकी बात पर शास्ता बेगम का कहका बेख्तियार था। क्या खाला जान आप हंस रही हैं? मुझ मासूम की जान सूली पर चढ़ी हुई है, और हाँ, लिखने के लिए अभी मेरे पास पेन नहीं है, तो फिर मैं लिखूंगा कैसे? और एक बार फिर उसकी जुबान में खुजली हुई थी। वो अपनी बात बोल के अनुषे की तरफ देखने लगा और अनुषे का गुस्सा साथ में आसमान को छूता नजर आया, तो वो ये बोलकर रूम से बाहर भागा। ओ सॉरी, आइंदा नहीं बोलूँगा। सॉरी के बच्चे, आज तुम नहीं बचने वाले। सॉरी मेरी प्यारी बहना, एक बार माफ़ कर दो, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा और एक बहुत अच्छा सा डिनर भी करवा दूंगा। सच में वो अपनी जान बचाने के लिए उसे अनुषे के सामने एक भी ऑफर रख रहा था। ऑफर को सुनकर अनुषे के कदम रुके थे। प्लीज़ प्लीज़ कर दो माफ़, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। वो बज़ाहिर तो उसको बोल रहा था, लेकिन दिल में वो अनुषे को बहुत कुछ सुनाकर अपनी भड़ास निकाल रहा था। ठीक है जाओ, क्या याद करोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी अनुषे खलील ने भी पाला पड़ा था। माफ़ किया तुम्हें, वह एहसान सा करते बोली, लेकिन याद रखना ये मेरा आखिरी एहसान है। अगर ये गलती दोबारा की ना तो कभी फिर मुझसे इस एहसान की तवक्को मत रखना। वो आगे के लिए उसको वार्निंग देते बोली। ठीक है, कभी नहीं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। वो अपने दिल में सोचते बोला। अच्छा, अब जब तुमने डिनर की ऑफ़र कर ही दी है तो मैं तुम्हारी ऑफ़र ज़ाया नहीं जाने दूंगी। मैं अभी आती हूँ पलटन को बुलाकर, जब तक तुम गाड़ी निकालो। वो हुक्म सादर करते वहाँ से चली गई। नहीं, हुक्म तो ऐसे सुनाती है जैसे मैं इसका नौकर हूँ। वो अपनी शक्ल को टेढ़ा मेढ़ा करता गाड़ी निकालने चला गया। चाहे कुछ भी था, लेकिन हुक्म तो उसको मानना ही था, करता क्या ना करता, बेचारे को जाना ही पड़ता। वो सारी चुड़ैलें बकौल अरमान के कई घंटे से उसको दिल्ली की सड़कों पर ख्वार कर रही थी, लेकिन मजाल है जो इन सबको शॉपिंग ख़त्म हो रही हो। आज रह रह कर उसको अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना तो मैं इसको आज बोलता और ना ही मुझे दिल्ली की सड़कों पर ख्वार होना पड़ता। हाय रे नोमी तेरी किस्मत। वो सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठ गया। उसको अभी आंखें मूंदे कुछ ही देर गुजरी थी जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने आंखें खोलकर अपने मोबाइल की जानिब देखा जहां अरमान कॉलिंग लिखा था। हेलो। उसने फ़ोन कान से लगाए बेजारी से बोला। क्या बात है मजनू जी, शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई क्या? लगता है बेचारे को आज कंगला ही कर दिया है, अरमान उसके मजाक बनाते बोला। उसने मोबाइल को कान से हटाकर घुरा जैसे वो उसके सामने खड़ा हो। बेटा मुझे घुरने से काम नहीं चलेगा, अभी भी वक्त है, सोच ले। जिससे तूने इश्क लड़ाया है ना, वो भी इन भूतनियों के ग्रुप की है, कहीं फिर पछताना ना पड़ जाए। अरमान ने अपनी बात को बोलकर एक ज़ोरदार कहका लगाया था। अरमान, वो दांतें किचकिचा कर बोला जैसे वो अभी उसको कच्चा चबा जाएगा। चल बेटा, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर सकता हूँ। खैर मैंने तुझे इसलिए फ़ोन किया था कि हम सब, यानी मैं, इसमील और हादी और जहाँ, हम सब फूड कॉर्नर आए हुए हैं, लेकिन लगता है मजनू भाई को अभी वक्त नहीं है, इसलिए रहने दो। खूब शॉपिंग करवाओ और हाँ, 1-2 शर्ट मेरी भी ले आना। सच में दुआएं निकलेंगी दिल से। उसने अपनी बात बोलकर जल्दी से कॉल काट दी। और नुमान का तो पहले ही गुस्से से बुरा हाल था, रही सही कसर अरमान ने पूरी कर दी। लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर सकता था, वरना दिल तो उसका इन भूतनियों को यहीं छोड़कर जाने को कर रहा था। वो गुस्से को अपने अंदर उतारते बैठ गया। क्या करता, इसके अलावा वो कर भी कुछ नहीं सकता था। 5 घंटे ख्वार होने के बाद वो सब हमदानी विला वापस आए थे। अल्लाह कितनी गर्मी है, ऊपर से नुमान के बच्चे ने यह भी नहीं सोचा बहनों को आइसक्रीम ही खिला दूं। पर नहीं, फिर गरीब कंजूस मक्खी चूस कौन बोलेगा। आखिर को अपने नाम की लाज भी तो रखनी थी उसको। और उसे लाउंज में सोफे पर बैठती अपने पाँव को सैंडल से आज़ाद कर दी। नुमान मियाँ को नए नए अल्फाजों से नवाजते बोली। उसकी बात को सुनकर तो नुमान की आंखें ही बाहर को निकल आई थीं। उसका तो मुंह ही खुल गया था। अल्लाह, तुम्हें मैं अभी भी ये सब लगता हूँ? कुछ तो खुदा का खौफ करो। मतलब मैंने 30,700 रुपये तुम पर खर्च कर दिए और अभी भी मैं तुम्हें कंजूस लगता हूँ? और फिर अलग से दिल्ली के मशहूर होटल में तुम लोगों को डिनर करवाया। पता भी है वहाँ का खर्च कितना है? एक मिडिल फैमिली का पूरे महीने का खर्च होता है इतना, और तुम्हें अभी भी मैं कंजूस ही लगता हूँ? हाँ तो कौन सा तुमने कई लाख खर्च कर दिए, बस 30,000 ही तो खर्च किए हैं अब की बार। जरताशा ने जवाब दिया था। बस 30, यानी कोई अहमियत नहीं है 30,000 की तुम लोगों की नज़रों में। लोगों को पूरा पूरा दिन सड़कों पर ख्वार होना पड़ता है और फिर बेचारों के हाथ में 500 या 1000 रुपये आते हैं, और तुम लोगों की नज़रों में 30,000 की कोई अहमियत नहीं। जब करोगी ना तब पता चलेगा। अच्छा, इतने लेक्चर मत दो, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी का ला कर दो। नौकर नहीं हो तुम्हारा, खुद ले लो उठकर। सही कहती है खाला जान, बहुत कामचोर हो। जैरी भाई की मुझे अभी से ही टेंशन हो रही है।
पता नहीं क्या होगा उनका। वो ये बोलता वहाँ से चला गया क्योंकि अब उसको अनुषे के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। नुमान के बच्चे, छोड़ूंगी नहीं तुमको, देखना। वो भी अब अपने रूम में चली गई थी। शफक और नादिया दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों भी हंसी हुई रूम में चली गई थी, जबकि मानिया वहाँ से पहले ही जा चुकी थी क्योंकि उसका जब से नुमान से रिश्ता तय हुआ था एक झिझक आड़े आ रही थी और नुमान की लो देती आंखें उसको बहुत परेशान करती थीं। इसलिए वो आते ही अपने रूम में चली गई और जरताशा टीवी खोलकर वहीं लाउंज में ही बैठ गई। आज अलविदा का रोज़ा था और दिन से आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो अभी भी शावर लेकर निकली थी जब उसका दरवाज़ा धड़म से खुला और अरमान अंदर आया। एक पल को उसको लगा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जब उसको समझ आया तो गुस्सा से उसकी तरफ देखा। तमीज़ नहीं है, तुमने कभी चैन से भी बैठ जाया करो और किसी के कमरे में ऐसे आते हैं। देखो हार्टविच, पहली बात तमीज़ हम में सिरे से है ही नहीं, और दूसरी बात हम किसी और के कमरे में नहीं आए बल्कि अपनी कज़न के रूम में आए हैं। और अब अगर तुम्हें फुर्सत हो गई हो तो अपना दीदार हम गरीबों को करवा दो। बेचारे अरसमेल भाई, हादी भाई और जहान भाई तुम्हारे इंतज़ार में हलकान हो रहे हैं, इसलिए जल्दी से चलो, कहीं इनको तुम्हारा इंतज़ार करते करते हार्ट अटैक ही ना आ जाए। अरमान ने अच्छा खासा लेक्चर देकर उसको अरसमेल, हादी और जहान के आने की इत्तला दी थी। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। अनुषे ने उसको जाने का बोला और खुद तैयार होने लगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। वो भी वहाँ से चला गया। वो अभी अपनी तैयारी में लग गई। हाय गाइस, क्या हो रहा है? अनुषा टेरेस पर आते इन लोगों को देखकर बोली थी। इससे बात से बेखबर यहाँ ग्रीन आई घुस भी है। वो इन सब से हाल अहवाल दरियाफ्त करती थी। अरे जहान, तुम कब आए? वो जहान को देखकर वहीं उसके पास ही बैठ गई थी। जहान उसकी फूफो का लड़का था, आदत का बहुत अच्छा हैंडसम भी था। जरार ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसने पलटकर देखा। रेड पटियाला शलवार कमीज, शानों पर दुपट्टा डाले, बालों की ढीली सी चुटिया किए वो बहुत प्यारी लग रही थी। जरार शफक और इरम से बातें कर रहा था जब वो टेरेस पर आई थी, लेकिन अब वो हर शय को फरामोश किए बस उसे देख रहा था। देखने का अंदाज ऐसा था कोई ये नहीं बता सकता था कि वो अनुषे को देख रहा है। जेरी, मेरी बात तो सुने। शफक ने जरार को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। अनुषे ने जेरी के नाम पर एक नज़र उसको देखा। ग्रे शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने, बालों को तरतीब से सेट किए वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अनुषे उसको सराहे बगैर ना रह सकी, लेकिन ना सिर्फ दिल में वैसे ही है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन ऐसी खूबसूरती का क्या जब आदत अच्छी ना हो। हर बार नई नई लड़कियों से इश्क फरमाता है। सही कहा था अरमान ने कि ये शख्स किसी को भी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि अपने घर की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा इसने। देखो तो कैसे चिपकी बैठी है ये चश्मश। बिल्कुल भी ख्याल नहीं है मुझे क्या किसी से भी इश्क लड़ाए। मैं तो बहुत जल्द डाइवोर्स ले लूँगी, फिर लड़ाते रहना सबसे इश्क। कहाँ खोई हो? जहान ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाकर उसको अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। नहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? हमें भी बता दो। जहान ने पूछा। अरे कुछ नहीं, तुम बताओ कब तक के लिए आए हो, या फिर इस बार भी अपनी झलक दिखाकर चले जाओगे? उसने बात बदलते कहा। नाना, इस बार मैं नोमी की शादी के बाद ही जाऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ठीक है, खूब मस्ती रहेगी, सब मिलकर करेंगे। हाँ वैसे तुमने बताया नहीं क्या सोच रही थी? वो फिर से वही टॉपिक ले आया था। क्या बताऊँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर लड़कियाँ किसी लड़के से दोस्ती कर लें तो उनके लिए ये सब नाजायज़ होता है और ख़ुद देखते नहीं कि हम क्या गुल खिलाते रहते हैं। वो बता तो जहाँ को रही थी लेकिन देख जरार को रही थी। हाँ यार, तुमने सही कहा, तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सबको अपनी आदत है। अच्छा तुम मुझसे दोस्ती करोगे? उसने कुछ सोचते जहाँ की तरफ दोस्ती की पेशकश दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, भला कौन जालिम होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की की दोस्ती को रद्द करेगा? जहान मुस्कुराते हुए बोला था। उसकी बात पर अनुषे भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी। ओह थैंक यू, मोस्ट वेलकम। वो भी एक अदा से सर को खम दिए बोला और फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। बज़ाहिर तो जरार शफक और इरम से बात कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान अनुषे पर था। उन दोनों को यूं हंसते देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसको गुस्सा इसलिए नहीं आया था कि अनुषे जहाँ से बात कर रही है, बल्कि गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि अनुषे उसकी इतनी बेबाक बात पर हंस रही थी, लेकिन वो बोला कुछ नहीं था। अच्छा जहान, तुम्हें स्वीट में क्या अच्छा लगता है? अनुषे ने बहुत प्यार से जहान से पूछा था। कस्टर्ड बहुत पसंद है, जहान ने बताया। ओह सो स्वीट, तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। चलो आज मैं अपने हाथों से खुद तुम्हारे लिए कस्टर्ड बल्कि तुम्हारी पसंद की हर चीज़ बनाऊंगी। वो बोली। ठीक है भाई, हमारे तो नसीब ही खुल गए। वो मुस्कुराते हुए बोला। वहाँ बैठे अनुषे की पलटन ने हैरत से अनुषे की तरफ देखा। अनुषे, ये तुम ही हो ना? अरमान को तो हैरत हो रही थी क्योंकि कभी अनुषे खलील किसी पर भी इतनी मेहरबान नहीं हुई जितनी आज जहान सिकंदर पर हो रही थी। क्या मतलब? अनुषे ने उसकी तरफ नासमझी से देखकर पूछा था। मतलब छोड़ो, बाद में बताऊंगा, अभी मुझे कुछ काम है, मामा ने बुलाया है, आकर बताता हूँ। वो ये बोलकर चला गया। जरार उसकी इतनी देर से बेफजूल की बातों को बर्दाश्त कर रहा था। वो भी गुस्से से उठकर चला गया था और यही तो अनुषे चाहती थी, यानी वो अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। जरार के जाते ही वो भी माजरत करती वहाँ से उठ गई। अब उसका इरादा किचन में जाने का था क्योंकि शास्ता बेगम ने उसको बहुत सख्ती से ताकीद की थी किचन में रोज़ जाने की। अब वो जैसी भी थी लेकिन अपनी मामा के
हुक्म को टाल नहीं सकती थी, इसलिए अब वो किचन में मौजूद मानिया वगैरह के साथ मिलकर खाना बनाने में हाथ बटा रही थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। वो कमरे में लेटी छत को घूर रही थी। मुझे क्यों इतनी जल्दी फील होती है जब भी मैं ग्रीन आइज घुस्ट के साथ किसी लड़की को देखती हूँ? मैं क्यों उसके साथ किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही? क्या मुझे उसकी आदत हो गई है? वो खुद से सवाल जवाब कर रही थी। लाशौरी तौर पर वो उसको सोच रही थी। उसको वो दिन याद आया, रात के 1 हो रहा था। हर तरफ खामोशी खामोशी थी। इस पैर हमदानी विला के सभी नफूस सो चुके थे। वो बार बार करवटें बदल रही थी। बेचैनी उसके पूरे वजूद से दिख रही थी। थक हार कर वो उठ बैठी। या अल्लाह, क्या मुसीबत है? वो पैरों में चप्पल उड़सती हुई अपने रूम से बाहर निकली। उसका इरादा कॉफ़ी बनाकर पीने का था। वो किचन में फ्रिज से दूध निकाल कर लाई और अब वो बर्नर के सामने खड़ी दूध गर्म होने का इंतज़ार कर रही थी। क्या मुझे भी 1 कप कॉफ़ी मिल सकती है? उसको अपने पीछे से जरार की आवाज़ सुनाई दी। वो जैसे ही पलटी थी, उसकी जैरी से टक्कर होने से बमुश्किल ही बच पाई थी, क्योंकि जरार उसके बहुत नज़दीक बिल्कुल पीछे 1 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था। वो उसको ही देख रहा था। आप? अनुषी ने उसको देखते फ़कत इतना ही बोला था, और जरार तो बेहोश ही होने को था, क्योंकि आज पहली बार अनुषी ने उसको आपसे बुलाया था। मोहतरमा, तबीयत ठीक तो है? कहीं बुखार तो दिमाग पे नहीं चढ़ गया? वो हैरत के झटकों से बाहर आते उसके माथे को छूते हुए बोला, आंखों में शरारत, होंठों पर मुस्कुराहट। चांदनी रात किचन की खिड़की से आती, दिल मोह लेने वाली हवाएं। अनुषे अपनी घनी पलकों की बाड़ उठाकर उसकी तरफ देखा, जो उसका मिजाजी खुदा था, और वो भी बचपन का। बिलाशुबा वो हुस्न का एक बना बनाया शाहकार था। एक पल को उसको अपनी किस्मत पर नाज हुआ था, क्योंकि इतना खूबसूरत मर्द हर किसी की किस्मत में थोड़ी होता है। और बस वो उसको दिखती ही रही। वो भी एक ट्रांसी की कैफियत में उसको देख रहा था। दोनों की नज़रें टकराई और अनुषे खलील की धड़कनें मुंतशिर कर गई। कमाल है मोहतरमा, आज अपनी नज़रों से पिघलाने का इरादा है क्या? जरार ने उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते कहा था, लेकिन जब भी उसकी कोई जवाब नहीं मिला। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? ऐसी क्या देख रही हो? जरार ने बमुश्किल ही उस पर से नज़रें हटाईं और उसको सामने अपने हाथों को लहराते पूछा। अब की बार उसको सच में ही तशवीश हुई थी, क्योंकि पहली बार अनुषे खलील उसको इतनी गौर से बिल्कुल खामोशी से देख रही थी। उसकी ये तशवीश तो लाहक थी। वो उसकी आवाज़ से ट्रांस की कैफियत से बाहर आई। एक पल लगा उसको अपनी अना का खोल पहनने में। कुछ नहीं हुआ, और तुम अपने काम से काम रखो। कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे सवाल जवाब करने की। और हाँ, खुद ही बना ले, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ जो आपको कॉफ़ी बना कर दूँ। वो बदतमीज़ी से जवाब देती वहाँ से जाने लगी। फिर से वही अनुषे खलील बन गई थी। जब उसे अपना हाथ जरार की आहनी गिरफ्त में महसूस हुआ, उसने पलटकर जरार की तरफ देखा। एक नज़र अपने हाथ की तरफ और दूसरी नज़र जरार को देखा। जरार ने उसको एक झटका दिया था। वो उसके सीने से आ लगी। जरार ने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली थी उसके हाथ पर। फिर वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, कौन काफिर तुम्हें नौकर बोल रहा है? मैंने तो नौकर बोला भी नहीं, लेकिन तुमने ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त की है कि तुम नौकर नहीं हो, मेरी बीवी तो हो ना। और एक बीवी का फ़र्ज़ बनता है अपने शौहर का हर काम करना, ना कि उसको उल्टे जवाब देना। अनुषे अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसको अपनी कलाई में जरार की उंगलियां पेवस्त होती महसूस हो रही थीं। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते बोली, छोड़िए मुझे। अनुषे ने जब देखा कि सामने खड़े इस शख्स की गिरफ्त से निकलना उसके बस की बात नहीं, ये आखिर में उसने थक हार कर कहा था, नहीं, आज पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर छोड़ दूंगा। जरार ने जिद लगाते बोला, पूछो। उसने बेजारी से उसके चेहरे को देखते इजाज़त दे दी। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? ये बदतमीज़ी सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करती हो? वो बेबसी से उसको देखते पूछ रहा था। आज उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी इस लड़की की बदतमीज़ी सहते सहते। इतने दिनों से जहन और दिल में मचलने वाला सवाल आज उसने लफ्ज़ों में अदा कर दिया था। अनुषे ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर बोली, तुम्हें पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ? ठीक है, मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं वो बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। दिल खौफ से धड़कना भूल गया था, लेकिन फिर भी उसकी अना आड़े आ रही थी। क्या? जरार ने बेचैनी से पहलू बदला और उसकी आंखों में झांका। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। उसने अपने दिल को संभालने की नाकाम सी कोशिश करते बोल दिया था, लेकिन उसका दिल फटने को हो रहा था। क्योंकि मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, वो धड़कते दिल के साथ बोली, जैसे डर हो कि ये शख्स सच में ही उसको अपने नाम से आज़ाद ना कर दे। जरार की गिरफ्त एकदम ढीली पड़ गई। एकदम वो उससे कई कदम के फासलों पर खड़ा हो गया और फिर बोला, ठीक है, तुम्हें हमारी रुखसती से पहले डाइवोर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। वो ये कहता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। अनुषी वहीं बैठती चली गई। उसको पक्का यकीन था कि वो लाख सही जरार हमदानी से डाइवोर्स मांग ले, लेकिन वो उसको कभी नहीं देगा, और ये चीज़ उसको बुरी लगती थी। वो बहुत खुश थी तलाक से। उसने मानिया से भी कहा था कि वो जरार से तलाक लेकर रहेगी, लेकिन अब जब वो देने के लिए तैयार था तो उसको खुशी क्यों नहीं हुई? क्यों वो इस गम में ढलती चली गई? वो उठी और जल्दी से अपने रूम में चली आई और बेड पर ऊंधे मुँह गिरकर ज़ारों की तार रोने लगी थी।
क्यों अनुषे? उसके अंदर से आवाज़ आई थी। उसने सर उठाकर देखा, बिल्कुल उसका ही अक्स उसको नजर आया। क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो शख्स तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जरार हमदानी से तुम्हें छुटकारा हासिल हो रहा है। फिर ये रोना, ये मातम, ये बेबसी किस लिए? वो एक बार फिर रोने लगी। वो तो बहुत बुरा है, उसका तरह तरह की लड़कियों से अफेयर है। तो फिर ये दर्द कैसा जो अब तुम्हारे दिल में उसे अलग होने में हो रहा है? उसके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं था। वो तो बस रोई चली जा रही थी। तुम्हें पता है तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि तुम जाने अनजाने में ही सही, लेकिन तुम जरार हमदानी से मोहब्बत करती हो, और वो भी बहुत अरसे से। हाँ अनुषे खलील, वो जो तुम्हारा शौहर है, जिसके निकाह में तुम बरसों से हो, जो तुम पर हर चीज़ का अख्तियार रखता है, तुम उससे मोहब्बत करती हो। अनुषे तो इस इंकशाफ पर जितना हैरान थी उतना ही कम था। इस इंकशाफ पर उसके पूरे वजूद में सुकून सा उतर गया था। दिल को तस्कीन मिल गई थी। सारी बेबसी, सारे दर्द ख़त्म हो गए थे। वो पुरसुकून हो गई थी। वो उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने उजड़े हुए बेतरतीब हुलिये को देखा जो जरार की जुदाई पर आंसू बहा रहा था, लेकिन दिल को एक सुकून ज़रूर हो गया था कि वो जरार हमदानी से मोहब्बत करने लगी है। पर उसका दिल साथ ही साथ हौल भी रहा था, कहीं सच में ही वो डाइवोर्स पेपर्स उसको ला कर ना थमा दे और बोले, लो अनुषे खलील, इस पर दस्तखत कर दो। आज से जरार आरिफ हमदानी तुम्हें अपने नाम, अपने वजूद, अपनी हर शय से आज़ाद करता है। यही सोचकर उसने झुरझुरी से ली। फिर उसने आईने में अपना और जरार का अक्स देखते एक शेर पढ़ा। इस शर्त पर खेलूंगी प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊँ, हारूं तो पिया मैं तेरी। हर लिहाज ख्याल तेरा रखूंगी सिर्फ इतना, बैठ जाऊं तो भी तेरी, उठ जाऊं तो भी तेरी। कुछ कर लूंगी हाल अपना ऐसा हमसफ़र, आंख लगे तो भी तेरी, आंख खुले तो भी तेरी। तेरी हर आहट पर पालूंगी ताबीर ऐसी, हंस जाऊं तो भी तेरी, रूठ जाऊं तो भी तेरी। मैं साथ दूं तेरा कुछ ऐसा ग्रीन आइज घोस्ट, जिंदा रहूं तो भी तेरी, मर जाऊं तो भी तेरी। पर हर हाल में, हर वक्त में, हारी तो पिया मैं तेरी। मलिहा चौधरी। और फिर उसने शर्म की वजह से अपनी पलकें झुका लीं, जैसे वो अपनी मोहब्बत का इकरार जरार हमदानी के सामने कर रही हो। अगर जरार होता तो उसके इस रूप पर वो तो निहाल ही हो जाता, क्योंकि ये रूप तो अनुषे के लिए भी हैरत का बाइस बन गया था। कहाँ तो वो इस शख्स से बेनाम नफरत करती चली आ रही थी, और कहाँ पल में वो उससे मोहब्बत भी करने लगी थी। बेशक वो पाक ज़ात सबके दिलों के हाल जानता है। और फिर ने कहा कि 3 बोल में अल्लाह ने बहुत ताकत दी, ये तो खुद ही अपना आप मनवा लेता है। आज चांद रात थी, अगले दिन ईद। हमदानी विला में हर साल की तरह चहल पहल थी, हर तरफ शोर शराबा था। कल के दिन यानी ईद की शाम में मानिया का निकाह था। हमदानी विला की दुल्हन की तरह सजाया गया था, हर तरफ फूलों की खुशबू महक रही थी। आज मानिया की मेहंदी का फंक्शन था। फिर चांद रात होने की वजह से सभी मेहंदी लगवा रहे थे। मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम बाहर लॉन में किया गया था। स्टेज पर लड़कियां बैठी ढोलक बजा रही थीं और स्टेज के चारों तरफ लड़कों के लिए चेयर बिछाकर रखी गई थी। स्टेज पर मानिया और नुमान के लिए अलग से बहुत ही खूबसूरत चेयर रखी गई थी। शफक, यार जेरी भाई नज़र नहीं आ रहे, कहाँ पर हैं वो? भाई बुलाओ उनको भी, 1-2 दिन हमारे साथ बैचलर लाइफ एंजॉय कर ले, वरना फिर कहाँ उनके पास टाइम होगा। असमील ने अपनी छोटी बहन से कहा था। जी भाई मैं जाती हूँ। वो ये बोलती अपना शरारा संभालती स्टेज से उठ गई और जरार के रूम की तरफ चली आई। अरे मेरी चलती फिरती बला, कहाँ जा रही हो? इरम अपने घर से आ रही थी। उसने जीन्स पर लॉन्ग कुर्ता पहना था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो प्यारी लग रही थी। हादी ने जब उसको देखा तो वो उसकी तरफ लपका और उसको छेड़ते बोला। इरम वहीं पे रुक गई और उसको घुरी से नवाजते बोली, आपसे मतलब? मैं कहीं पर भी जाऊँ भाई मुझसे मतलब नहीं होगा तो और किससे होगा? आखिर को फ्यूचर हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। वो अपने दांतों की नुमाइश करते बोला। खुशफहमी तो देखो जनाब की, फ्यूचर हस्बैंड बनने चले हैं। शक्ल देखिए अपनी, ऐसे लगते हैं जैसे इंसानों की दुनिया में लंगूर आबसा हो। वो अपनी बात बोलकर हंसी। देख लो ये लंगूर ही एक दिन तुम्हारा शौहर बनेगा, इंशाल्लाह देख लेना। उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था इरम का उसको लंगूर बोलना। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख लेंगे। ठीक है, शर्त लगाते हैं, अगर तुम हारी तो सिर्फ मेरी, और अगर मैं हारा तो कभी नहीं आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में। हादी ने बोलकर उसकी आंखों में झांका। मंजूर है। उसने इरम के आगे शर्त के लिए हथेली फैलाई। इरम भी मंजूर है बोलती अपना हाथ रख कर गई थी, ये जाने बगैर कि हादी साहब ऑलरेडी शर्त जीत गए हैं, क्योंकि हादी ने अपना रिश्ता पहले ही तय करवा लिया था आगा जान से बोलकर, और आगा जान ने इम्तियाज़ साहब से बात कर ली थी। और फिर निकाह की तारीख भी उस दिन की ही रखी गई थी जिस दिन मानिया की रुखसती थी। वैसे आपकी इत्तला के लिए हादी जी, उफ मिस्टर ठर्की, मेरा रिश्ता तय हो गया है और निकाह की तारीख भी रख दी गई है। बस लड़कों वालों की एक शर्त है कि वो कोई भी रस्म नहीं करेंगे, सिर्फ निकाह, उसके बाद रुखसती। वो उसको देखते बता रही थी। अच्छा वैसे तुमने उस लड़के की कोई फ़ोटो देखी? वो जांचती नज़रों से देखकर पूछ रहा था। नहीं, इरम ने नाम में गर्दन हिलाकर उसको मना किया था। कोई बात नहीं, भले ही रिश्ता हो गया हो, लेकिन निकाह तुम्हारा सिर्फ हादी से होगा। वो उसकी आंखों में झांकते एक आंख दबाकर वहाँ से चला गया था। पीछे वो मुंह खोले उसको जाते देख रही थी। ठरकी ना हो तो। वो मुस्कुराती वहाँ से चली गई जहाँ पर मानिया को बिठाया गया था।
वो बेड पर लेटा बस एक ही बात याद किए जा रहा था, जरार आरिफ हमदानी वल्द आरिफ हमदानी, आपको अनुशे खलील वल्द खलील रहमान से निकाह कबूल है। जब वो इस उम्र में था तब निकाह का मतलब भी नहीं जानता था। उसने बस इसलिए कबूल किया कि ये हरी आंखों वाली शहजादी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। वो कितना खुश था, बहुत ज़्यादा। वो तो बचपन में ही उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, फिर अब कैसे छोड़ सकता था। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसको ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो लड़की उससे नफरत करती थी। वो कैसे उसको नफरत की आग में जलता देखता। उसकी खुशी के लिए उसने अपनी खुशी, अपने ख्वाब, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाने को तैयार था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता था। और इश्क में उसे सिर्फ अपनी खुशियाँ नहीं, उसकी खुशियाँ चाहिए थीं। उसको ना तो कभी उसकी कुर्बत की ज़रूरत थी और ना उसने कभी उसको पाने की ख्वाहिश की थी। वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि ये लड़की हमेशा खुश रहे, बस उसकी एक ही ख्वाहिश थी, बस कभी उस लड़की का नाम इससे जुदा ना हो। और आज ये ख्वाहिश भी दम तोड़ गई थी, क्योंकि उसके इश्क की, उसकी जाने जहाँ की जो ख्वाहिश थी, फिर वो अपनी ख्वाहिश के लिए कैसे उसकी ख्वाहिश रद्द कर सकता था। दरवाज़ा नॉक हुआ और वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने बेड पर लेटे हुए ही अंदर से पूछा था, कौन? बाहर से शफक की आवाज़ आई, भाई मैं हूँ शफक, आओ गुड़िया। उसने बेड से उठकर दरवाज़ा खोला। भाई आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बाहर सब मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो अंदर आते बोली। अच्छा गुड़िया, तैयारी होने लगा था। भाई वैसे आप पहन क्या रहे हैं? शफक ने पूछा। अभी तक सेलेक्ट ही नहीं किया। ओह चलो मैं बताती हूँ, अब आप क्या पहनेंगे। शफक जरार के वार्डरोब की तरफ बढ़ती चली गई और फिर उसने मेहंदी रंग का पठानी शलवार कमीज़ निकाला और जरार को थमाते बोली, भाई आप ये पहने, बहुत प्यारा लगेगा। देखना अनुशी आपी का दिल लूट लेंगे आप इसको पहनकर। वो शरारत से जेरी की तरफ देखकर बोली थी। उसकी बात पर वो मुश्किल ही हंस पाया था, वरना दिल तो उसका हर चीज़ से उचाट हो गया था। ओके गुड़िया आप चलो, मैं बस 5 मिनट में आया। वो ये बोलता वॉशरूम में घुस गया और शफक भी गर्दन हिलाती वहाँ से चली गई। वसी आसमां पर टिमटिमाते सितारे रात को स्याही में चमक रहे थे। चांद के चेहरे पर लहराते आकाश के बादल कभी उसे ढांप देते तो कभी उसके चेहरे से लहराती जुल्फों की तरह हटते उसके गिर्द फैली चांदनी को खिलखिलाने पर मजबूर कर रहे थे। हवाएं अपनी धुन में इरताश पैदा कर रही थीं। वो रेड कारपेट पर चलती हुई आ रही थी, मेहंदी रंग का हल्की एम्ब्रॉयडरी वाला गाउन पहने, बालों को सादे से जूड़े में मुकीद किए, जिसमें से कुछ आवारा लटें बाहर आ रही थीं और वो उनको बार बार अपनी मखरूती उंगलियों से उनको कानों के पीछे उड़सती। होंठों पर हल्की नेचुरल पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए, अपनी गजरारी आंखों में काजल का पहरा दिए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक हाथ में उसने मेहंदी का थाल थामा हुआ था और दूसरे हाथ से गाउन को संभाल रही थी। वो इधर उधर नजरें दौड़ाती स्टेज तक आई, जैसे किसी बहुत कीमती शय को ढूंढ रही हो। अब वो मानिया के पास खड़ी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। यह मंजर 2 आंखों ने देखा था और कर्ब से आंखें बंद की, जैसे इसको खोने के बहुत खौफ हो। अनुशे बार बार कुछ ढूंढ रही थी। जब उसको जरार आता दिखाई दिया, उसको देखकर अनुशे की आंखों की चमक बढ़ी थी। होंठों पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। माशाल्लाह, उसके लबों से बेख्तियार निकला। पास बैठी मानिया की आंखों से यह मंजर छुपा नहीं था। क्या बात है, आज भाई को देखकर बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। भाई ये हादसा कब हुआ? मानिया ने उसको कोहनी मारते पूछा। उसकी बात पर वो शर्मा गई। शर्म से उसकी पलकें उठी नहीं रही थीं, गालों पर हया के गुलाल बिखर गए थे। बदतमीज, शर्म नहीं आती? भाई कल तुम अपनी ससुराल चली जाओगी और फिर भी इतना बोल रही हो। क्या सोचते हो कि ये सब? भाई इस लड़की में तो शर्म नाम की कोई शय है ही नहीं। मैं कौन सा ससुराल कि किसी दूसरे मुल्क में जाऊंगी? ससुराल जाकर भी तो रहना मुझे इसी घर में है। देखना आज भाई तो अपना आप हार ही बैठेंगे। और देखो तो भाई भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही रंग के कपड़े पहने हुए हैं। मानिया ने उसको इशारा करते हुए कहा था। उसने एक नज़र उठाकर देखा था और जैसे पलटना भूल गई थी। मेहंदी रंग का पठानी शलवार कमीज पहने, गले में रेड मफलर डाले, बालों को तरतीब से सेट किए, पैरों में पेशावरी चप्पल पहने हुए थी और वो बहुत पुरकशिश लग रहा था और सबकी नज़रों का मरकज़ बना हुआ था। वो शफक और इरम की किसी बात पर हंस रहा था। जब वो हंसता तो एक छोटा सा गढ़ा उसके दाएं गाल पर पड़ जाता, जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता था। वो आंखों में चमक लिए उसको ही देख रही थी। उन्होंने तो तुम पर ज़रा वो फूल लाना जो जेरी भाई के बराबर में रखे हैं, जरताशा मैडम ने हुक्म दिया। इससे तो अच्छा मौका उसे कोई नहीं लगा मानिया के सवाल पर पूछती नज़रों से बचने का। ओके मैं अभी लाई। वो गाउन संभालती वहाँ से उठकर फूल लेने चली गई। वो जैसे ही फूल लेने के लिए जेरी के पास से होकर गुजरी और बराबर से फूल उठाने लगी, उसने कनखियों से जरार की तरफ देखा, लेकिन मुकाबिल ने एक नज़र भी उसको नहीं देखा था और ये भी बात उसको बहुत दुख दे रही थी। वो मायूस होती फूल के थालता जरताशा को थमाती वहाँ से जाने लगी थी जब उसको जहान ने रोक लिया। अरे अनुशे कहाँ जा रही हो? भाई मेहंदी नहीं लगवानी क्या? देखो तो सभी मेहंदी लगा चुके हैं, बस तुम ही रह गई हो। नहीं जहान, मेरा दिल नहीं कर रहा। वो मुझे दिल से बोलती फिर से जाने लगी थी। अरे ऐसे कैसे नहीं दिल कर रहा? भाई इतनी खूबसूरत लड़की का दिल नहीं कर रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो बैठो जल्दी से और मेहंदी लगवाओ और याद से नाम भी लिखवा लेना। वो उसको ताकीद कर रहा था। पूरा लॉन मेहमानों से भरा हुआ था। स्टेज पर बैठी लड़कियां गला फाड़ फाड़ कर गाना गा रही थीं। अरमान भी उन सब के दरमियान बैठा गाने की टांग खींच रहा था और लड़कियां उसके इस अमल पर हंस रही थीं। उनके हंसने पर और ज़्यादा वो करने लगता। उसको देख देख कर
नादिया बेचारी का बुरा हाल था, इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था अरमान का वहाँ बैठना इन लड़कियों के दरमियान। अरमान जरा यहाँ पर आना, कुछ काम है। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो दांत पीसते बोली। अरमान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर शुरू हो गया। वो बस जल कुड़ कर रह गई थी। अरमान, अब की बार वो थोड़ी और तेज़ आवाज़ में बोली। अरमान ने फिर से उसकी तरफ देखा और फिर से अपना शुगल जारी किया जो वो पिछले 1 घंटे से कर रहा था। वो तनफन करती उसके पास गई और उसको बाजू से अपने नाजुक हाथों में दबोचती एक तरफ वहाँ से उठने पर मजबूर कर गई। वो उसको घुरती थोड़ी खाली जगह पर ले आई। वहाँ थोड़ा अंधेरा सा था, इसलिए कोई उसको देख नहीं सकता था। अरमान का बाजू छोड़ते वो उसे घुरने लगी। वो जानता था वो उसको घूर क्यों रही है। उसकी ये हालत अरमान को बहुत लुत्फ दे रही थी। ओह मिस भूतनी, मुझे ऐसी क्यों घूर रही हो? माना कि मैं हैंडसम हूँ और वहाँ पर बैठी हर लड़की मुझ पर लट्टू हो रही थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ बेचारे को यूं तनहा जहाँ पर कोई भी नहीं घूरने लग जाओ। मुझे तो अब अपनी इज्जत की फिक्र होने लगी है। वो ड्रामा करते बोला। मकसद नादिया को और ज़्यादा जिज करने का था और वो हो भी गई थी। खुशफहमियाँ देखो जनाब की, और इज्जत है भी तुम्हारी। अगर इतना ही ख्याल था इज्जत का तो तुम यूं इतनी सारी लड़कियों के दरमियान जब बैठे थे तब ख्याल नहीं आया इज्जत का? अब बड़ा ख्याल आ रहा है। वो उसको गुस्से से घूरते बोली, जिस पर अरमान ने उसको हंसकर दिखाया और बोला, वहाँ कुछ डर नहीं था, लेकिन यहाँ पर अपनी इज्जत जाने का खतरा है। क्या पता तुम मेरे साथ। वो आंखों में शरारत होंठों पर आई, मुस्कुराहट को बमुश्किल रोके हुए था। उसने अपने अल्फाज अधूरे छोड़कर नादिया की तरफ देखा। अरमान के बच्चे आज नहीं बचोगे मेरे हाथों से। नादिया उसकी बात पर चिल्ला ही तो उठी। देखो अभी मेरे बच्चे नहीं हैं, हाँ, लेकिन बहुत जल्द हो जाएंगे। और तुम्हें पता है मैं अपने बच्चों से क्या बोलूँगा? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं कहूँगा कि देखो बेटा, इन आंटी से दूर रहना, बहुत गंदी आंटी हैं ये। वो उसको छिड़ते बोला। नादिया तो आंटी लफ्ज़ को सुनकर ही बेहोश होने वाली थी। वो उसको आंखें फाड़ कर देखने लगी। वैसे नादिया, हरीम फूफो की लड़की शुमाइला कैसी रहेगी मेरे लिए? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मामा को इनके यहाँ अपना रिश्ता लेकर भेज दूँ। अब और इंतज़ार नहीं होता। वो एक लंबी सांस भरते बोला। आंखों में अभी भी शरारत रक्स कर रही थी, लेकिन नादिया नहीं देख सकी क्योंकि वो बहुत गुस्से में हो गई थी अरमान की बातों से, और आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। क्या हुआ? जवाब नहीं दिया। अरमान ने उसकी आंखों में अपनी आंखें काटते कहा, मुझे नहीं पता तुम किसके लिए किसका रिश्ता भेज रहे हो। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी वो महबूबा। वो बोलती हुई पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी और फिर आंखों से बेदर्दी से आंसू पोंछ दिए और पलट गई। अभी वो जाने लगी थी जब उसको अपना दुपट्टा किसी चीज़ में उलझते महसूस हुआ। वो रुक गई थी और अपना चेहरा मोड़ते हुए देखा कि कहाँ पर दुपट्टा फंसा है। लेकिन ये क्या, दुपट्टा किसी चीज़ में फंसा नहीं था, बल्कि अरमान ने उसको एक कोना पीछे से थामा हुआ था। नादिया पूरी पलटती हुई कुछ बोलने ही वाली थी जब उसकी समाज से अरमान की आवाज़ टकराई थी। यूं जाओ तो ना मुंह मोड़कर मेरी जान, दिल धड़कना भूल जाता है। मोहब्बत में थोड़ा नहीं तो ज़्यादा मजाक तो हो ही जाता है। अगर तुम ही मुंह मोड़ लोगी तो ये बंदा क्या करेगा? ज़िंदगी रूठी रूठी सी लगती है मेरी जान जब तुम मुझसे मुंह मोड़ लेती हो। मैंने हर पल हर लम्हा सिर्फ सोचा है तुम्हें, मोहब्बत भी तुमसे की है और ज़िंदगी बिताने की ख्वाहिश भी। वो उसके दुपट्टे का कोना अपने हाथ की उंगली पर लपेटते हुए उसके करीब आ रहा था। आंखों से लो दी थी मोहब्बत की कंदील, होंठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट, दिल में ढेर सारी मोहब्बत समोए वो उसको ही देख रहा था। नादिया के हाथों से पसीने की फुहार छूट पड़ी थी, आंखें हया से झुक गई थीं। आंखों में अभी भी कुछ आंसू थे जिनको उसने अभी साफ करना ज़रूरी नहीं समझा। अरमान ने उसके करीब आकर अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए और बोला, सिर्फ मजाक कर रहा था और तुम इतनी सी बात पर रोने लग गई। क्या तुम्हें मेरी आंखों में शरारत नजर नहीं आई थी? अब वो उससे पूछ रहा था। तुम्हें पता है मुझसे बिल्कुल भी तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते, बहुत दिल दुखता है, इसलिए मत रोया करो। और हाँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, समझी? फिर तुम मुझे रुलाते क्यों हो? मैं जब भी रोती हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, कभी आइसक्रीम छीनकर तो कभी किसी और का नाम लेकर, जबकि तुम जानते हो मैं रोऊंगी। फिर भी उसने सुसु करते हुए पूछा। ये मेरी मोहब्बत थी, मैं चाहता था कि तुम भी मेरे बारे में सोचो, मेरे अलावा तुम्हारे ख्यालों में तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरा ना हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करके अपने होने का एहसास दिलाता हूँ। वो उसकी बात पर पहले तो मुस्कुराया और फिर उसका हाथ थामते हुए उसे अपनी उंगलियों से रक्स करता उसकी आंखों में देखते हुए बोला। नादिया ने एक नज़र देखकर फिर से अपनी पलकें झुकाई थीं। अरमान के होंठों पर उसको देखकर भी बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। मैं जाऊं? उसकी नज़रों से परेशान होते वो बोली थी, जिस पर अरमान ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी थी। अब वो दोनों लॉन की तरफ जा रहे थे। मिस ड्रामा यहाँ आना, अर्समील ने जरताशा को आवाज़ लगाई। वो फर्माबरदारी निभाती अपना शरारा पकड़ती उसके पास चली गई। जब अर्समील ने उसका हाथ थामकर लॉन की पिछली तरफ ले गया, मिस ड्रामा तो सिर्फ सोचती ही रह गई थी कि ये अपने साथ कहाँ पर ले जा रहा है, लेकिन जुबान से कुछ ना बोली। उसको इतना डर जेरी से नहीं लगता था जितना इस शख्स से लगता था। अर्समील उसके हाथ को छोड़कर एकटक उसको ही देखने लगा था और मिस ड्रामा तो उसकी नज़रों से पजल हो रही थी। भाई कुछ काम था आपको? वो डरते डरते बोली। अर्समील का इरादा उसको प्रपोज करने का था, इसलिए ही तो वो उसको इतने प्यार से देख रहा था, लेकिन उसके मुंह से अपने लिए भाई लफ्ज़ सुनकर उसके मुंह से बेख्तियार निकला था, ला हौल वला कुव्वत, भाई की कमी है क्या जो मुझे भी भाई बना डाला मैडम? वो हमें उचकाते बोला। नहीं, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी उसकी नज़रों से।
एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या मैं तुम्हें कहीं से मॉन्स्टर नजर आता हूँ या फिर मेरी शक्ल भूतों की तरह है? वो उसकी तरफ देखते पूछने लगा। उसकी बात पर जरताशा की हंसी बेख्तियार थी। ये हुई ना बात। वो भी उसको देखते मुस्कुरा दिया था। जरताशा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। क्या इजाज़त है? और समील ने मौका देखकर चौंका मारा था। उसकी बात पर ड्रामा मैडम की हंसी को ब्रेक लगी थी। मुझे क्या पता, आप मामा से पूछें। वो शर्माती वहाँ से भाग गई। वो अरे अरे कहता रह गया और फिर जहरीला बुड़बुड़ाया। सच में मिस ड्रामा हो तुम। वो मुस्कुरा दिया था और वो वहाँ से चला गया। आप ही लगवा लें ना मेहंदी, देखो तो सबने ही लगवाई है, आप भी लगवा लें। शफक ने अनुषा की मिन्नतें की थी, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो फिर से जाने लगी जब जहान ने उसका हाथ पकड़कर नीचे बिठाया और बोला, दोस्त की बात नहीं मानोगी क्या? तुम्हारी नज़र में मेरी इतनी ही अहमियत है? जहान ने उसकी इमोशनल ब्लैकमेल करते उससे पूछा। आंखों में हुनुस नाराज़गी थी। ऐसी बात नहीं है जहान, लेकिन अब मेरा दिल नहीं, बिल्कुल भी। वो बोझल सी आवाज़ में बोल रही थी। क्यों दिल नहीं कर रहा? कल ईद है और फिर लड़कियां तो लाख मना करने पर भी नहीं मानती, और तुम हो के बिल्कुल भी तैयार नहीं लगवाने को। वो अब उससे पूछ रहा था। उसकी कलाई अभी भी जहान के हाथ में थी। जरार ने जब अनुषा की कलाई जहान के हाथ में देखी तो उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से की वजह से उसकी रगें तन गईं, आंखों से शोले भड़क उठे थे, लेकिन वो मेहमानों की खातिर सहन कर गया। अनुषा ने एक नज़र जरार की तरफ देखा। वो इरम से बात करता नजर आया, होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं ही क्यों इतनी परेशान हूँ, भाड़ में जाए। उसने दिल में सोचा। ठीक है, मैं मेहंदी लगवाने को तैयार हूँ, उसने तेज़ आवाज़ में जहान से कहा। मकसद जरार को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का था, लेकिन मेरी एक शर्त है। जरार के कान खड़े हुए। अनुषा ने कनखियों से जरार की तरफ देखा। क्या शर्त है, जल्दी बताओ। ये नाचीज़ हाजिर है, जहान खुश होते हुए बोला। अपने सर को एक अदा से झुकाया था उसने। मेरी शर्त यह है कि कल शाम तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाओगे और एक अच्छा सा डिनर करवाओगे, उसने बोला। ओके डन, हम चलेंगे सब। वो जल्दी से मानते हुए बोला। हम सब नहीं, सिर्फ मैं और तुम, उसने मैं और तुम पर जोर देते हुए कहा। ओके मैडम, अब मेहंदी भी लगवा लो, उसने हामी भर ली और फिर उसको मेहंदी लगवाने को कहा। वो अब मेहंदी लगवा रही थी, लेकिन दिल अभी भी नहीं कर रहा था उसका। वो तो ये सब बात जरार को जेलिस करने के लिए कर रही थी, लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल ही बेनियाज होकर बैठा था। पत्थर दिल इंसान, ग्रीन आइज घोस्ट। वो दिल ही दिल में उससे सलवातें सुनवाती। मेहंदी लगवाने लगी। अनुषा जहान ने उसको पुकारा। जी। उसने जहान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या? अपने इन खूबसूरत हाथों पर नाम लिखवाओ ना। ओके, जो हुक्म मेरे आका, उसने अलादीन के जिन की तरह मुस्कुराते हुए कहा। फिर जहान ने मेहंदी लगाने वाली को धीरे से कुछ कहा था और वहाँ से उठ गया। बस। जरार की धार से पूरा लॉन खामोशी छा गई थी। फिर वो उस अनुषा की तरफ गुस्से से चलता हुआ आया था। ये सब करना ही है तो कहीं और जाकर करो, लेकिन यहाँ का माहौल गंदा मत करो। वो उसको बाजू से दबोचता खड़े होने में मजबूर कर गया था। अनुषा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जहाँ सिर्फ गुस्सा था। आंखों से शोले भड़क रहे थे, गर्दन की रंगें तनकर खड़ी हो गई थी, और वो उसको खींचते हुए अंदर लाउंज में ले आया था और उसका झटके से बाजू छोड़ा था, जिससे वो गिरते गिरते बची। क्या समझ रखा है तुमने? ये कोई इश्क लड़ाने की जगह है यहाँ, फिर कोई क्लब जो तुम मुझे नीचे दिखाने के लिए इतना गिर जाओगी कि तुम खुद की इज्जत का ख्याल भी नहीं रहेगा। अगर तुम्हें खुद की इज्जत का ख्याल नहीं तो उसके घर की इज्जत का ही ख्याल कर लेती। खुलेआम लैला मजनू का ड्रामा दिखा रही हो। अल्फाज थे कि खंजर सीधा दिल को चीरते हुए जा रहे थे। उसने बमुश्किल ही अपनी नज़रों को उठाया था। आंखों से आंसू निकलने को तैयार थे, दिल फटने को था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, जबकि वो उसके सख्त अंदाज पर टूट सी गई थी। वो कब उसे ऐसे लहजे की आदी थी? वो तो सिर्फ अपना आप मनवाने वालों में से थी। वो अपने आप पर बंद बांधते चिल्लाई थी। आप बताइए, आप क्या समझ रहे हैं खुद को? मुझसे मत पूछें। आप करें तो सब कुछ जायज़ और मैं करूं तो नाजायज़। मैं एक दिन क्या इससे इतना फ्री हो गई कि आपने मुझे ना जाने क्या क्या बना दिया। और जब आप एक ज़माने से लड़कियों से रिश्ता रखा हुआ है, वो नहीं दिखता आपको? दिखेगा भी क्यों? क्योंकि आप वही हैं जो मुझे बोल रहे हैं। दूसरों पर शक आपकी फितरत में है। मैं जानती हूँ आप जैसे मर्दों को, बीवी को तो आप लोग जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि वो आपकी मलकियत और आपके नाम लिख दी जाती हैं, और बाहर जाकर ना जाने कैसी कैसी लड़कियों से रिश्ता बना लेते हैं और घरों में पारसा बने फिरते हैं। और बाहर ही क्यों जाऊँ, मैं अपने ही घर में देख लो। उसने कई लड़कियों के नाम गिनवाकर जरार के गुस्से को और हवा दे डाली थी। सभी घर वाले अंदर आ गए थे और खामोशी से खड़े इन दोनों की होती लड़ाई को देख रहे थे, क्योंकि जरार ने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी उनके दरमियान ना बोले। अनुषा। जरार का हाथ उठा और अनुषा के मखमली गालों पर निशान छोड़ गया था। जरार के हाथ के थप्पड़ ने उसके हवास पल भर को मुंजमद कर दिए थे। वो अपने गाल पर हाथ रखकर गायब दिमागी से आंखें फाड़कर जरार को देखने लगी। आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी। एक जानिब से गाल बिल्कुल सुर्ख हो गया था, बालों का जूड़ा खुलकर कमर और कुछ आगे को बिखर गए थे। वो दम्बखुद सी जरार को देख रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे थप्पड़ मारने से चुप करवा दोगे या फिर आपकी सच्चाई बदल जाएगी? वो कांपती हुई आवाज़ में बोलती, शिद्दतों से रो रही थी, लेकिन बेखौफी काबिले दीद थी।
फिर वो मुंह पर हाथ रखे भागती हुई लाउंज में दाईं तरफ जो वॉश बेसन था वहां आई और अपने हाथों पर से खुरच खुरच कर मेहंदी से लिखा हुआ जरार हमदानी का नाम छुटाने लगी। मेहंदी उतारने का अंदाज ऐसा था जैसे अभी अपने हाथों की खाल को उखाड़ फेंक देगी। वो रोती हुई मेहंदी को उतार रही थी। उसका पूरा शरीर हिचकोले खा रहा था। एक बार फिर उसको नफरत होने लगी थी। उसकी ज़ात को उस शख्स ने कुर्सी किर्ची कर डाला था जिसको उसका मुहाफिज बनाया गया था। जरार स्टेज के गिर्द बिछी हुई चेयरों में से एक चेयर पर बैठा था। उसके साथ ही इरम और शफक भी थीं। भाई मैं बता रही हूँ, आपकी शादी पर मुझे शॉपिंग आप कराएंगे और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल सब कुछ आप ही दिलाएंगे। आफ्टर ऑल आपकी शादी है और आपका फ़र्ज़ है बहन का ख्याल रखना। आखिर में उसने शरारत से कहा। उसकी बात पर जरार के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट ने अहाता किया। बस इतनी सी बात। अरे गुड़िया मेरी छोटी सी बहन, वो क्या कहते हैं आपकी पुलटन चश्मश, आपके लिए तो आपके भाई की जान भी हाजिर है, ये तो फिर हमारे सिर्फ ज्वेलरी है। उसने प्यार से शफक के सर पर हाथ रखते कहा। नहीं नहीं भाई, अल्लाह करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए, बस आप मुझे ये सब दिला दीजिएगा, मेरे लिए यही काफ़ी है। उसने भी अपनी जान से प्यारे कज़न जैसे भाई को कहा था। ओके गुड़िया, भाई मैं अभी आई। शफक वहाँ से उठकर अनुषे के पास चली गई और जरार इरम से बातें करने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब उसको अनुषे की आवाज़ सुनाई दी। जो उसने सुना उसको सुनकर जरार को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो वक्त और मेहमानों की वजह से खामोश हो गया। पर अब उसका सब्र जवाब दे गया था। क्या करता, कब तक सहन करता था? वो भी एक इंसान ही था। आखिर कभी ना कभी तो उसका सब जवाब देता, जो आज दे गया था। वो आज तक अनुषे की हर बदतमीजी सहन करता आया था, हर तंज सब कुछ तो सहन किया था उसने। लेकिन आज जब उसकी कलाई का जहान की गिरफ्त में होना, लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए अनुषे की नई फरमाइश जहान से करना और अब जहान का मेहंदी से नाम लिखवाने का कहना उसके दबे हुए गुस्से को हवा दे गया था। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? आप अनुषे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आपने थप्पड़ क्यों मारा उसको? जहान को जब पता चला कि जरार ने अनुषे को थप्पड़ मारा है, वो अपने काम को यूं ही दरमियान में छोड़कर जल्दी से लॉन्ज में आया था। उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। अब वो जरार के सामने खड़ा होकर उससे सवाल कर रहा था। मिस्टर जहान सिकंदर, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? इसलिए कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, फिर इसलिए कि वो अपने अल्फाजों को अधूरा छोड़ गया। उसको गुस्से में बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है। भाई जहां को तो जरार के अल्फाजों से बहुत गहरा झटका लगा था। अल्फाज थे कि बिल्कुल अंदर ही रह गए थे दबकर। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो अनुषे को कोई ऐसी वैसी नज़रों से देखें। वो तो अनुषे को अपनी बहन मानता था, फिर ये अल्फाज। भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाज़ा भी है? मैं तो सिर्फ अनुषे को अपनी छोटी बहन मानता हूँ, ये तो मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। वो शौक के आलम में जरार को देखते बोला। तो फिर ये क्या था? अभी लॉन्ग ड्राइव, एक अच्छा सा डिनर। वो तंज करते बोला। ये सिर्फ हम दोनों बहन भाइयों वाला प्यार था और कुछ नहीं। क्या आपके मुताबिक लॉन्ग ड्राइव पर गर्लफ्रेंड या बीवी ही जाती है? क्या भाइयों के साथ बहनें नहीं जा सकती? अगर ऐसा तो फिर मैं भी कह सकता हूँ कि आपका भी, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। भाई आप ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। फिर ये अंदाज, ये अल्फाज बहुत नए हैं। मैं तो चलो दूसरा हूँ, लेकिन भाई आपने अनुषे पर यह तहमत लगाई है तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती थी। पता है भाई, मैंने खुद उससे पूछा, पता है उसका जवाब क्या था? वो कहती है कि जहाँ मुझे बचपन से ही मर्द ज़ात से डर लगता है, मैं कितनी भी मुंह फट और चालाक बनने की कोशिश कर लूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक लड़की ही। तुम्हें पता है मुझे जरार से नफरत नहीं है, लेकिन एक डर ज़रूर है कि कहीं मामा की तरह मुझे भी मर्द ज़ात से धोखा ना मिल जाए। बाबा तो मोहब्बत करते थे मामा से और उन्होंने भी फिर उनको डाइवोर्स दे दिया, सिर्फ इतनी सी वजह से कि वो उनको एक वारिस नहीं दे पाए। इस एक वजह से उन्होंने अपनी मोहब्बत को ही ख़त्म कर दिया। और फिर जरार हमदानी तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उनके ऊपर तो मैं बचपन से एक बहुत बड़ा बोझ बनकर मुसल्लत कर दी गई हूँ। मुझे पता है वो और किसी से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं खुद उनके रास्ते से हट रही हूँ। और आपको पता है जहान भाई, मैं जरार से कभी नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि इस शख्स ने मुझे कभी नफरत नहीं हुई थी। हाँ, कुछ वक्त के लिए मैं बहुत नाराज़ हो गई थी, इतनी कि मुझे चिढ़ सी होने लगी थी खुद से भी और उनसे भी। लेकिन मेरा खुदा और मैं जानती हूँ कि मैं उनसे नफरत कभी नहीं की। मैं तो उनसे मोहब्बत करती थी और जब से करती थी तब तो मुझे और उनके निकाह का भी नहीं पता था। लेकिन जब मुझे पता चला बहुत देर हो गई, क्योंकि उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। वो अपने माजी को बताते बोली। फिर मुझे उसके बाद वक्ती गुस्सा चढ़ गया और मैं अपना और उनके निकाह को मानने से इनकारी हो गई, इसलिए कि वो इस बात को सुने तो मुझे मनाने आए। लेकिन नहीं, जब उनको मुझसे मोहब्बत ही नहीं तो वो मुझे मनाते ही क्यों। लेकिन फिर भी मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। वक्त के साथ साथ मेरी मोहब्बत जोर पकड़ती गई और मुझे डर लगने लगा। सही कहा था मामा ने कि भले ही महबूब अपनी दस्तरस में हो, लेकिन फिर भी एक डर रहता है दिल में, कहीं धोखा ना मिल जाए, कहीं कोई मुझसे मेरी महबूब को छीन ना ले। मुझे भी यही डर रहता है। आपको पता है मैं जरार हमदानी से मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ। मैं जब भी उनके आसपास किसी भी लड़की को देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं गुस्सा हो जाती हूँ। उनको जली कटी सुनाती हूँ, क्योंकि मुझसे उनके आसपास लड़कियों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती। मैं उनको सिर्फ अपना मानने लगी थी। मुझे लगने लगा कि मेरे अलावा वो किसी और के नहीं है। फिर एक दिन मैंने अपने और मामा के माजी को रखकर तोला। मुझे लगने लगा शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए रुखसती से इनकार होने लगी
और नहीं करना चाहती थी रुखसती, क्योंकि मैं अब दूर होकर भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं उनके नज़दीक हो गई तो मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उस दिन तो शायद ही अनुशा खलील मर जाए, इसलिए नहीं करना चाहती थी मैं रुखसती। जहान ने एक एक लफ्ज़ जरार को बता दिया था और जरार तो बिल्कुल सख्त खड़ा था। क्या बोलता जो आज उस लड़की यानी अपनी मोहब्बत के साथ उसने बर्ताव किया था, वो बहुत ही घिनौना बर्ताव था। वो तो सिर्फ आज तक यही सोचता आया था कि अनुशा खलील बहुत ज़िद्दी और मगरूर लड़की है, उसको कैसे किसी और की मोहब्बत महसूस होगी। लेकिन आज उसने साबित कर दिया था कि अनुशा खलील सबके ही बारे में सोचती है, सिर्फ अपने अलावा, क्योंकि मोहब्बत को पाकर खोने का डर उसके दिल और दिमाग पर अपना बसेरा जमा कर बैठ गया था। उसको याद था जब जब वो शफक और इरम के साथ होता था, उसका रिएक्ट बहुत अजीब सा होता था। जरार की आंखों से आंसू का एक कतरा निकल कर बह गया। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़की के उसकी ज़ात के बाइस इतने दर्द मिलेगा। वो तो सिर्फ उसके लिए ही उसको डिवोर्स दे रहा था। लेकिन एक बार फिर उसने उससे ये नहीं पूछा कि अनुशा तलाक की वजह क्या है। एक बार भी उसने उसको अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाया। उसको वो दिन भी बहुत अच्छे से याद था जिस दिन अनुशा ने तलाक के लिए बोला था। बात यूँ थी कि जरार शाम को जब ऑफिस से आया तो उसकी टक्कर शफक से हो गई थी, जिसकी वजह से शफक के पाँव में मोच आ गई। वो उसको लिए लॉन में पड़ी एक चेयर पर आकर बिठाया उसको और उसके पाँव को मोच को देखने लगा। तभी वहाँ अनुशा आ गई। ओह, तो यहाँ पर यह भी होता है, वो तंज करते बोली। वो उन दोनों तक आई थी। शफक, तुम्हें खाला बुला रही हैं, उसने जरार को देखते शफक से कहा था, जिसको सुनकर शफक वहाँ से चली गई। वो भी जाने लगी थी जब जरार ने उसको रोका था। अनुशा, वो बहुत सालों बाद उसको पुकार रहा था। वो पलटी। अभी तुम क्या बकवास कर रही थी? क्यों आपने सुना नहीं? उससे भी उसके ही अंदाज में पूछा। मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, वो बोला। मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं, वो बोलकर जाने लगी। जब पीछे से वो बोला था, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, ये गरूर, ये अकड़ और सारी बदतमीजी तुम्हारी मैंने ना निकाल दी तो मेरा नाम भी जरार हमदानी नहीं। और आप भी क्या कर सकते हैं, एक औरत को अपनी मलकियत समझना तो आपकी आदत है। वो भी गुस्से से तनफन करती वहाँ से चली गई थी। जरार को अब समझ आ रहा था अनुशा का वो लफ्ज़ बोलना उसको रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। इरादा अनुशा से तफसील से बात करने का था। क्यों नहीं छुट रहा? जब इस शख्स के दिल में मैं हूं ही नहीं तो क्यों कोशिश करने चली थी? मैं ही पागल थी। कैसे सोच लिया कि वो अपनी मोहब्बत को छोड़कर तुम्हारी तरफ देखेगा? मुझे अब नहीं जीना, मैं सबसे दूर चली जाऊंगी, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ना तो अनुशा खलील होगी और ना ही मैं किसी के ऊपर बोझ बनूंगी, ना मामा के लिए कोई परेशानी का बाइस। मैं सबकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। बस कल की रात इस घर में मेरी आखिरी रात होगी, उसके बाद नहीं। वो हुजकियों से रोती अपने हाथ की हथेली पर से नाम मिटाने की कोशिश कर रही थी। जो तोहमत आज जरार ने उस पर लगाई थी वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी ज़ात पर तोहमत नहीं। मैं चाकू ला देता हूँ, इससे अपने हाथ की खाल उखाड़ फेंकना। उसकी आवाज़ पर उसके आंसू थम गए थे और दिल कांप उठा था, लेकिन फिर भी उसको मजबूत बने रहना था। वो नहीं चाहती थी इस शख्स के सामने अपने आप को कमज़ोर तस्वुर करना। वो पलटी थी। हाँ, ला दें, ताकि मैं हाथ की ही नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद को उखाड़ कर फेंक दूँ। बल्कि आप यूँ ला कर देंगे, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। वो ये बोलकर भागने के अंदाज में किचन की तरफ लपकी। जरार ने उसका मकसद भांपते उसको वहाँ जाने से रोका था। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ। दूर हटिए। क्यों आप मेरे नज़दीक आ रहे हैं? मैं तो एक तोहमत लगी लड़की हूँ, जनाबाज, और ना जाने वो आप क्या क्या बोलने लगी थी। गंदे हो जाएंगे आप, दूर हो जाए मुझसे। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हालत और अपने अल्फाजों पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसको धक्का देती खुद को छोड़ दिया। फिर वॉश बेसन पर लगे आईने पर उसने बहुत ज़ोर से हाथ मारा था, जिससे कुछ कांच टूटकर नीचे बिखर गए और कुछ उसके हाथ में जा घुसा। पूरा हाथ खून से भर गया था। अनुशा, जरार चिल्लाया था। उसकी आवाज़ को सुनकर सभी जल्दी से वहाँ पहुँचे थे और अनुशा को देखकर सबकी आंखें पथरा गई थी। वो अनुशा के पास जाना चाहता था लेकिन अनुशा ने हाथ में पकड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाकर उसको आने से रोक दिया था। मेरे पास मत आना, मैं तोहमत लगी हुई गंदी हूँ। मेरे वजूद से नापाक हो जाएंगे। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, बस एक दिन और इंतज़ार कर लें। लेकिन कोई भी नहीं आएगा, मेरे पास कोई भी नहीं। वो उल्टे पांव चलती बाहर जा रही थी जब पीछे से जहान ने उसको पकड़ते उसके हाथ से कांच को पकड़कर छीना था। ये क्या पागलपन है अनुशा? पागल हो गई हो? अंदाज़ा भी है क्या करने जा रही थी तुम? अगर कुछ हो जाता तो? और जहान ने उसको डांटते हुए बोला, तो क्या बस कब्र में चली जाती? अल्लाह के पास किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। सबकी जान छूट जाती, मामा की, इस हमदानी विला की, सभी मकीनों की, सबकी, और सबसे बढ़कर इनकी। जरार की तरफ इशारा करते बोली, हाँ इनकी। कम से कम इनको अपनी मोहब्बत पाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ये किसी को जवाब दे तो नहीं होंगे। वो बहुत बहकी बातें करने लगी थी। जरार का दिल उसकी बातों से ही कट कर रह गया था। उसने जहां को उसके रूम में ले जाने का इशारा किया। जहां इशारे को समझकर उसके रूम में ले गया था। फिर स्लीपिंग टैबलेट के साथ पेन किलर भी उसको दे दी थी, क्योंकि अब फिलहाल उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। थोड़ी देर में वो नींद की गनुदगी में चली गई थी। जहान उसको सुलाकर बाहर लाउंज में आ गया था। कैसी है वो?
जहान जब बाहर लॉन्ज में आया तो जरार ने फिक्रमंदी से उसको देखते हुए पूछा। मैंने उसको पेन किलर और स्लीपिंग टैबलेट दे दी है, वो सो गई। लेकिन भाई उसको आपकी बातों का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, बहुत ज़्यादा हार्ट हुई है। बस बार बार एक ही बात और आ रही थी, मैं चली जाऊंगी बहुत दूर सबकी ज़िंदगी से। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। जहान कुछ सोचते हुए बोला और जरार बस खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो सबकी तरफ पलटा। आप सब फिक्र मत करें, वो कल तक सही हो जाएगी, बस उसके लिए दुआ करना। वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी है और संभालना आप लोगों ने है। और जहाँ ये बोलकर वहाँ से जाने लगा था। सॉरी ब्रो, मैंने तुम्हें इतना गलत सोचा, मुझे माफ़ कर दो। जरार ने उसको रोकते माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता रहता है। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी बहन यानी चश्मिश का हाथ मुझे दे दें, वो आखिर में शरारत से बोला। उसकी बात पर जरार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अंकल आंटी को भेज देना, मैं अपनी पूरी बहन को ही तेरे हवाले कर दूंगा, जैसे तूने की है। वो दोनों ही मुस्कुरा दिए थे। जरार वहाँ से चला गया था और जहान भी तसव्वुर में शफक और अपना साथ को देखकर मुस्कुरा दिया था। ठंडी ठंडी हवा से पत्तों की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। सुबह का सूरज अपनी ज़मीन पर फैलाए हुए था। बागीचे के पेड़ों के पत्तों के हिलने की आवाज़ फजा में फसों से फैलाए हुए थी। हवा फलों की खुशबू खुद में ऐन लिए झूमे हुए थी। वो अपने रूम की खिड़की में खड़ी हमदानी विला के मकीनों को आते जाते देख रही थी। आज ईद थी। वो तैयार हो गई थी क्योंकि ईद का दिन था। सोचा आखिरी बार यहाँ के लोगों के साथ थोड़ी सी याद और बना लूँ, लेकिन सोच रही हूँ और इसका दिल अपने रूम से बाहर निकलने और किसी से मिलने को भी नहीं कर रहा था। कई बार शास्ता बेगम और उसकी पलटन उसको बुलाने आई, लेकिन उसने बाहर से ही उनको ये बोलकर वापस भेज दिया कि उसको अकेला छोड़ दे। उसको नहीं मिलना किसी से भी। वो सब भी वापस चले गए। खुद को पढ़ती हूँ, छोड़ देती हूँ, एक वर्ग रोज़ मोड़ देती हूँ, कांपते होंठ, भीगी पलकें, बात अधूरी ही छोड़ देती हूँ। उस पर उसकी सोच इतनी गहरी से तारी थी कि उसको पता ही नहीं चला कब कौन उसके रूम में आया था। अस्सलाम वालेकुम। सोच से बाहर वो जब निकली, जब उसको अपने पेट और कमर के गिर्द किसी की गिरफ्त महसूस हुई थी। वो पलटना चाहती थी लेकिन पलट नहीं पाई। जरार ने उसकी गर्दन पर अपनी थोड़ी रखते उसको सलाम किया था। उसको गुस्सा तो बहुत आया था। वो उसके सलाम को नज़रअंदाज करती गुस्से में बोली, हटिए पीछे, क्या कर रहे हैं ये आप? जो भी कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ। वो बोला तो उसकी सांसों को अटका गया। उसको जरार की सांसों की तपिश अपनी गर्दन से होती अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। पता भी है आप किसके साथ क्या कर रहे हैं? एक तहमत ज़्यादा तंग दामन लड़की के साथ कर रहे हैं। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी। हाँ पता है, मैं अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत और पाक दामन लड़की के साथ कर रहा हूँ। उसने उसका बाजू पकड़कर अनुचे का चेहरा अपने सामने किया था और उसको देखते बोला, कैसे कह सकते हैं कि मैं पाक दामन हूँ? कल ही तो आपने ये तहमत लगाई थी कि मेरा। उसकी आंखों में आंसुओं का से सैलाब उतर आया था। जुबान लड़खड़ा गई थी जब जरार उसके लबों पर झुका, जिससे उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसने अपने आप को संभालने के लिए जरार के कॉलर को सख्ती से पकड़ लिया था और उसको धक्का देना चाहा, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त बहुत सख्त थी। कुछ लम्हे वो इससे दूर हुआ था। अब आइंदा कभी भी इस बात को अपने दिमाग पर मत लाना कि जरार हमदानी ने तुम पर कभी तहमत लगाई थी। एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। वो भी अपनी सांसों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी जब उसको जरार की आवाज़ सुनाई दी। उसने हैरत से जरार की तरफ देखा। कितनी आसानी से कह दिया आपने कि मैं बुरा ख्वाब समझकर इस बात को भूल जाऊं। कैसे भूल जाऊं? आपने मुझे खुद मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मैं तो सिर्फ जहान को अपना भाई मानती थी और आपने वो हिचकियों से रोने लगी। मैं नहीं भूल सकती। प्लीज़ अनुषे मत रो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं जानता हूँ मैं गुजरा वक्त ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा ज़रूर करूँगा कि आने वाले कल में मैं कभी तुम पर से अपना एतबार नहीं टूटने दूंगा। वो बेबसी की इंतहा पर था। उससे अनुषे के आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसके लहजे की सच्चाई अनुषे को महसूस हो रही थी। उसकी आंखों की चमक आज अनुषे ने महसूस की थी। ठाठे मारते मोहब्बत को उसको अपने वजूद में उतरती हुई थी। आपने मुझे मारा भी तो था। अब वो गिला करने लगी। हाँ तो क्या करता, जो हरकत मुझसे हुई थी वही तुम कर डाली। वो उसको अपनी गहरी नज़रों में समेट बोला। उसकी नज़रों से अनुषे की हया से पलकें उठने से इनकारी हो गईं। गालों में पल भर में लाली घुल सी गई थी। मैं तो गुस्से में थी। उसने बेकार सी दलील दी। तो कौन सा मैंने तुम पर हंस कर ये सब बोला था? वो अब शरारत से उसको देखकर बोला था। फिर जरार ने उसका हाथ थामा और हथेली को खोलकर देखा, जहाँ एक प्यारी सी खुशबू के साथ उसका नाम अनुषे की हथेली पर जगमगा रहा था। वो अपनी उंगलियों को अनुषे की हथेली पर लिखे अपने नाम पर फेरने लगा और बोला, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और किसी और से मोहब्बत करता हूँ? वो अब सवाल करने लगा। उसके सवाल पर अनुषे कई पल तक खामोश रही थी और फिर अपना चेहरा झुकाते हुए बोली, क्योंकि आपने कभी महसूस ही नहीं कराया कि आप मोहब्बत करते हैं मुझसे। जरार के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने बहुत शिद्दत जज्बात से अनुषे को अपने साथ भेजते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला। आई लव यू हार्ट विच। जवाब में अनुषे भी उसकी पनाहों में अपने आप को पुरसुकून करते बोली थी, आई इश्क यू ग्रीन आइज घोस्ट।
यूं ईद का मुबारक दिन दोनों की जिंदगियों की खुशियों से भर गया था। जिंदगी बहुत मुख्तसर समझ आते आते गुजर जाती है, दिल में कोई बात ना रखिए, जैसे जरार हमदानी ने रखकर अपनी मोहब्बत को रुसवाई दे डाली थी। ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें। फिर उन दोनों ने अपने झगड़ों को तवील ना होने दिया और एक दूसरे से सुलह कर ली और एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया, क्योंकि वो दोनों जानते थे माफ़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब वो दोनों खुश थे और अल्लाह ताला ने उनके मामलात में आसानियाँ दी थी। एक नई ज़िंदगी के तौर पर बेशक वो बहुत बड़ा है, आने वाली ज़िंदगी उनकी खुशियों से भरी थी।